नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। कल साइंस की क्लास जो मैंने डाली थी, आप सब ने उसे देखा है। आप सब ने कहा है कि बहुत अच्छे सेशंस जा रहे हैं। मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था कि सोशल साइंस की नेक्स्ट क्लास चाहिए आपको या साइंस की। बहुत सारे लोगों ने कहा साइंस की, कुछ ने कहा सोशल साइंस की। तो ज़्यादा बर्डन नहीं लेते हैं, साइंस की क्लास अपलोड कर दी गई कल, आज सोशल साइंस कर लेते हैं, कल फिर साइंस की क्लास कर लेंगे। कल साइंस की क्लास में जो बायो का वेटेज है, यानी कि जो जंतु वर्ग है और पादप वर्ग है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे। जो इस क्लास में पहली बार आए हैं, मैं उन्हें बता देना चाहती हूँ कि इस सेशन के बाद अगर आप देखना चाहेंगे तो प्ले लिस्ट वाले ऑप्शन में मैराथन क्लासेस डली हुई हैं, जिसमें आपको हर टॉपिक से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट MCQ हैं वो सॉल्व करवाए गए हैं। जैसे आज का सेशन होगा वैसे ही इसी तरह के अलग अलग सेशंस अलग अलग टॉपिक वाइज आपको करवाए गए हैं। आपका जो MP टेट चयन पात्रता परीक्षा होनी है अभी 2 अक्टूबर में, क्लियर? तो उसे थोड़ा सा देख लीजिएगा जाके। और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज सोशल साइंस का 11वां टेस्ट है। 10 टेस्ट हमने कर लिए हैं। हमने मैराथन क्लासेस अलग अलग टॉपिक वाइज कर ली हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, तो काफ़ी दूर तक हम आ चुके हैं। इकोनॉमिक्स का तो ऐसा रहा है कि मैंने एक क्लास ली है उसकी मैराथन, लेकिन मैंने प्रयास किया है कि जो मैंने अभी 10 टेस्ट करवाए हैं उसमें मैं आपको इकोनॉमिक्स के जो छोटे छोटे टर्म्स हैं मैं उन्हें समझाने का आपको प्रयास कर सकूं। अब देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है। पहला सवाल कह रहा है कि यदि किसी वस्तु की कीमत में 10% की वृद्धि हो रही है तो उसकी मांग में 20% की गिरावट आती है। इसका कहने का ये मतलब है कि मान लीजिए यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ गई, कितनी बढ़ गई? 10% बढ़ गई, तो ये कह रहा है कि इसकी मांग में गिरावट आ जाएगी, कितनी? 20%। तो ये तो लॉजिकल चीज़ है, ये तो लॉजिकल चीज़ है। क्यों? आप जिस साबुन का उपयोग करते थे, आप जो साबुन यूज़ करते थे, पहले वो 10 रुपये का मिलता था, अब वो साबुन 40 रुपये का मिल रहा है। तो क्या आप उस साबुन को खरीदने जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उसकी मांग में अपने आप गिरावट आएगी, क्लियर? लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती हैं कि उनकी कीमत बढ़ने पर भी उनकी मांग में गिरावट नहीं आती। ऐसी भी वस्तुएं होती हैं। मैंने आपको एक इलास्टिसिटी का सिद्धांत समझाया था। लोच क्या होती है इकोनॉमिक्स में, मैंने वो बताई थी आपको। जिन्होंने टेस्ट लगाए हैं 10, उन्हें इकोनॉमिक्स के छोटे छोटे टर्म्स अब बहुत अच्छे से पता होंगे और ये क्वेश्चन उसी से रिलेट करता है। अब आप इसका आंसर करिए। जिन्होंने क्लासेस ली हैं उनके लिए आसान होगा इसका आंसर। यदि किसी वस्तु की कीमत में 10% की वृद्धि हुई, ठीक है, तो उसकी मांग में 20% की गिरावट होगी। बिल्कुल। आप पहले साबुन आपको 10 रुपये का मिल रहा था, अब आपको 30 का या 40 का मिल रहा है, तो आप लेने जाएंगे? नहीं लेने जाएंगे। तो पूछ रहा है यदि मांग में गिरावट आती है तो मांग उसकी कैसी हो जाएगी? मांग कैसी होगी? ऑप्शन है अति लोचदार, लोचदार, अयार्थ या शून्य लोच। बताइए। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि ज़्यादा लोचदार वस्तुएं कौन होती हैं, अधिक इलास्टिसिटी वाली वस्तुएं कौन होती हैं, कि जैसे ही उनकी कीमत में परिवर्तन होता है तो उनकी मांग में अपने आप परिवर्तन हो जाता है, और ऐसी वस्तुएं कहलाती हैं लोचदार वस्तुएं, और इन्हीं को इंग्लिश में कहा जाता है इलास्टिक चीज़ें, अधिक लोचदार वस्तुएं। क्यों? क्योंकि जैसे ही किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन हुआ तो उसकी मांग में अपने आप परिवर्तन हो गया। और जो अधिक लोचदार वस्तुएं होती हैं, मैंने आपको बताया था कि उनके विकल्प मार्केट में ज़्यादा मौजूद होते हैं। विकल्प ज़्यादा मौजूद होते हैं मार्केट में। कैसे? मैं आपको एक ऑप्शन देती हूँ, मतलब एक उदाहरण से समझाते हैं। साबुन है, आप जिस भी कंपनी का साबुन यूज़ करते हैं, मान लीजिए कई सारी कंपनी है, लाइफबॉय, लक्स, पियर्स, डव, व्हाटएवर, बहुत सारी कंपनीज हैं। आप मान लीजिए एक डव कंपनी का साबुन यूज़ करते हैं। डव का जो साबुन है वो आपको 10 रुपये का मिलता है, ठीक है। आप बहुत सालों से डव यूज़ कर रहे हैं, लेकिन सडन जो साबुन है उसकी कीमत में वृद्धि हो गई और अब वो मिलने लग गया 100 रुपये का। पहले वो जहाँ 10 रुपये का मिलता था, अब वो डव साबुन 100 रुपये का मिलने लगा। लेकिन वही जो दूसरी साबुन है, पियर्स है, लाइफबॉय है, लक्स है, वो कितने की मिल रही है? वो अभी भी 10 रुपये की मिल रही है। जो अदर साबुन है वो कितने की मिल रही हैं? अभी भी 10 रुपये की ही मिल रही हैं। तो अब आप मुझे ये बताइए कि अब आप ये 10 रुपये वाला साबुन खरीदने जाएंगे कि या जो 100 रुपये का महंगा हो गया है वो खरीदेंगे? आपके पास साधन संसाधन है, ठीक है, लेकिन जिनके पास नहीं है, जो पहले 10 रुपये का साबुन यूज़ कर रहे थे, वो क्या 100 रुपये का साबुन यूज़ कर पाएंगे? नहीं करेंगे। वो वापस आ जाएंगे 10 रुपये के साबुन में। तो वैसे ही मांग घट जाएगी उस वस्तु की। डव साबुन की जो मांग है घट जाएगी। तो डव साबुन क्या कहला जाएगी? डव साबुन कहलाई जाएगी इलास्टिक वस्तु, यानी कि लोचदार वस्तु।
और इन लोचदार वस्तुओं के विकल्प बहुत मार्केट में मौजूद होते हैं। जैसे साबुन है, साबुन इलास्टिक वस्तुओं में आएगी क्योंकि साबुन के जो विकल्प हैं वो मौजूद है मार्केट में। पियर्स है, डव है और वो जितनी भी कंपनीज होती होंगी, विकल्प मौजूद हैं। अब कम लोचदार वस्तुएं कौन सी होती हैं? देखिए, कम लोचदार वस्तुएं वो होती हैं जिनकी मांग में, जिसकी कीमत में भले परिवर्तन हो जाए लेकिन उनकी मांग में परिवर्तन नहीं होता है। क्या ऐसी भी चीज़ें हैं? क्या ऐसी भी चीज़ें हैं कि कीमत कितनी भी बढ़ जाए लेकिन उनकी डिमांड उतनी ही रहेगी? बिल्कुल है। मेडिसिन, आप ये बताइए कि कितनी भी हाई वैल्यू पे चली जाएं या हाई उसमें चली जाए मेडिसिन की जो MRP है, जीवन की एसेंशियल वस्तुएं हैं वो, क्या आप उनमें कटौती कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो जो मेडिसिन है भले उसकी कीमत कितनी भी बढ़ जाए लेकिन उसकी मांग में कमी नहीं होगी, क्योंकि कोई मर ही रहा है तो वो कैसे भी करके वो चीज़ खरीदेगा वो। तो जो मेडिसिन है वो कम लोचदार वस्तु है और इसके जो विकल्प है मार्केट में वो मौजूद कम होते हैं। अब जैसे वैक्सीन है, कोविड आया, कोविड में सबको वैक्सीन लगी। अगर वैक्सीन के पैसे लगते, जैसे हमें सबको तो फ्री में वैक्सीन लगी है, लेकिन अगर वैक्सीनेशन के पैसे लगते और वैक्सीनेशन का चार्ज हो जाता 2000 रुपये पर पर्सन, तो किसी व्यक्ति के पास 2000 रुपये होते या नहीं होते वो वैक्सीन लगवाता, क्योंकि जीवन का सवाल था। तो भले वो वैक्सीन की कीमत कितनी भी ज़्यादा हो जाती लेकिन जिसकी मांग है उसमें कमी नहीं होगी। और वैक्सीन के विकल्प भी मौजूद नहीं थे मार्केट में। वैक्सीन का क्या विकल्प था? कोविड से बचने के लिए वैक्सीनेशन के अलावा क्या विकल्प था आपके पास? तो जो कम लोचदार वस्तुएं होती हैं, यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिएगा कि जो कम लोचदार वस्तुएं होती हैं, कम इलास्टिक वस्तुएं होती हैं, उनकी कीमत कितनी भी बढ़ जाए लेकिन मांग में परिवर्तन नहीं होता है और इनके विकल्प मार्केट में मौजूद नहीं होते, विकल्प मौजूद नहीं होते। तो सवाल ऐसे पूछा जाता है कि जो अधिक लोचदार वस्तुएं होती हैं या लोचदार वस्तुएं होती हैं, इलास्टिक वस्तुएं होती हैं, उनके विकल्प मौजूद होते हैं मार्केट में या नहीं? तो बिल्कुल मौजूद होते हैं। जैसे साबुन, हमने इलास्टिक वस्तुओं का सबसे अच्छा उदाहरण क्या समझा? साबुन, कि अगर डव शैम्पू की या डव साबुन की कीमत में परिवर्तन हुआ तो उसकी मांग में अपने आप परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि साबुन के विकल्प मार्केट में बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। तो ये कैसी हो जाएगी? ये लोचदार वस्तु कहलाएगी, क्योंकि इसमें लोच हो गई। लोचदार, जैसे ही कीमत बढ़ेगी वैसे ही मांग में परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन कम लोचदार वस्तुएं, कम इलास्टिक वस्तुएं क्या होती हैं? कीमत में भले कितना वृद्धि हो जाए, मांग में कमी नहीं होगी और उसके विकल्प मौजूद नहीं होते हैं मार्केट में। और इसका उदाहरण हमने क्या समझा? वैक्सीन, वैक्सीनेशन। जो वैक्सीन आई थी वो जीवन की एसेंशियल वस्तु है, मेडिसिन है वो जीवन की एसेंशियल वस्तुएं हैं। तो ये कम लोचदार होती हैं। लोचदार मतलब उनमें परिवर्तन उतना जल्दी नहीं आता है, भले कीमत कितनी भी बढ़ जाए उनकी मांग में परिवर्तन नहीं आता। तो दो चीज़, मैं ये कॉन्सेप्ट आपको पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन मेरा सिर्फ इतना इंटेंशन है कि चीज़ें थोड़ा सा समझ में आ जाएं। अभी आप इसका आंसर खुद लगाएंगे, क्योंकि अभी आपको पता चलेगा कि इलास्टिक क्या है। हमने क्या जाना? इलास्टिक वस्तुएं क्या हैं, लोचदार वस्तुएं क्या होती हैं, जिनके मार्केट में विकल्प बहुत मौजूद हैं। अगर एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो उसकी मांग में तुरंत परिवर्तन हो जाता है, वो है इलास्टिक वस्तुएं, लोचदार वस्तुएं। कि डव साबुन की कीमत में 10% की वृद्धि हुई तो उसकी मांग में अपने आप गिरावट आ गई, तो ये इलास्टिक हो गई, लोचदार हो गई, क्योंकि इसके विकल्प मार्केट में ज़्यादा मौजूद हैं, कई सारे साबुन मौजूद हैं। लेकिन कम इलास्टिक कौन सी होती है? कि भले कीमत में कितनी भी वृद्धि हो जाए लेकिन मांग में कमी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसके विकल्प ही मौजूद नहीं है, वो लेना ही लेना पड़ेगा, तो मांग में कमी कैसे आ जाएगी? जैसे मेडिसिन है, अब कोई व्यक्ति बस मृत्यु की शैया पे पड़ा है, उसको मेडिसिन की ज़रूरत है तो वो तो लेगा ही बाई मेडिसिन, तो वो कम लोचदार वस्तुएं कहलाती हैं। क्लियर? चलिए अब आते हैं आंसर पे। यदि किसी वस्तु की कीमत में 10% की वृद्धि से उसकी मांग में 20% की गिरावट आ जाती है तो वो कैसी होती है वस्तु? तो वो लोचदार या अति लोचदार वस्तु कहलाती है। क्लियर? लोचदार या अति लोचदार वस्तु कहलाती है वो। क्लियर? ऑप्शंस में दोनों ऑप्शंस आपको नहीं मिलेंगे, या तो लोचदार मिलेगा या अति लोचदार मिलेगा। क्लियर? चलिए, तो इसको याद रखिएगा। मैंने इसलिए ये दोनों ऑप्शन किए हैं क्योंकि कहीं कहीं बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इलास्टिक और हाईली इलास्टिक क्या होता है। मैं दोनों में अंतर समझा देती हूँ। हाईली इलास्टिक चीज़ें वो होती हैं कि जैसे ही कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा गिर गई। जैसे मान लीजिए साबुन की कीमत में 10% परिवर्तन हुआ था लेकिन मांग उसकी ज़्यादा गिर गई, तो ये हाई इलास्टिक हो जाएगी, क्योंकि कीमत तो 10% ही बढ़ी लेकिन मांग उससे ज़्यादा घट गई। और लोचदार वस्तुएं सिर्फ लोचदार कि मान लीजिए अगर कीमत में 10% की वृद्धि हुई है तो मांग में भी 10% की गिरावट आ जाएगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये अति लोचदार वाला ऑप्शन लगाया। क्लियर? चलिए
आगे बढ़ते हैं। कोरी क्रीक जो भारत की भौगोलिक सुरक्षा से जुड़ा संवेदनशील क्षेत्र है, कहाँ स्थित है? कंफ्यूज मत होइएगा, ऑप्शंस दोनों लगेंगे। लोचदार, अगर ऑप्शन में लोचदार होता, कम लोचदार होता, और भी चीजें होती तो वो लोचदार इलास्टिक ही ऑप्शन होता। तो अति लोचदार में कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरी क्रीक जो भारत की भौगोलिक सुरक्षा से जुड़ा संवेदनशील क्षेत्र है, कहाँ स्थित है? ऑप्शन में जो पहला वाला ऑप्शन है उसमें एक ही चीज मिलेगी आपको। कोरी क्रीक जो भारत की भौगोलिक स्थिति से जुड़ा संवेदनशील क्षेत्र है वो कहाँ स्थित है? देखिए, कोरी क्रीक अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में था। अभी पहलगाम जो हमला हुआ है भारत पे, उसके बाद ये जो कोरी क्रीक वाला जो मुद्दा है वो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है। इस वजह से आपकी प्रश्न आने की संभावना बढ़ सकती है इसमें। कोरी क्रीक कहाँ स्थित है और क्यों संवेदनशील मुद्दा है? पहले तो बताइए कोरी क्रीक कहाँ है। टेस्ट चल रहा है ना आपका, बताइए कोरी क्रीक कहाँ है? देखिए, जो कोरी क्रीक है वो गुजरात के कच्छ में स्थित है। कोरी क्रीक ये कहाँ स्थित है? गुजरात के कच्छ के रण में, गुजरात के कच्छ के रण क्षेत्र में यहाँ स्थित है। और ये क्यों मुद्दा बना हुआ था? क्योंकि ये भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाता है। कोरी क्रीक इंडिया पाक बॉर्डर में है, इंडियन पाक इंटरनेशनल बाउंड्री में है कोरी क्रीक। तो इस वजह से कोरी क्रीक ऑपरेशन पर जो पहलगाम हुआ था हमला, और कई सारे जैसे ऑपरेशन अभ्यास अभी चलाया गया था, उस टाइम भी ये कोरी क्रीक काफ़ी चर्चा में रहा था। तो कोरी क्रीक किससे कहाँ स्थित है? तो गुजरात के कच्छ के रण क्षेत्र में स्थित है। और दूसरा, ये क्यों अधिक चर्चा में है? क्योंकि ये इंडिया और पाकिस्तान के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है। क्लियर? और कोरी क्रीक है क्या? तो एक ये ज्वारीय खाड़ी है, खाड़ी है, ये ज्वारीय खाड़ी है। एक बार कहीं मैंने सवाल देखा था, पूछा था कि कोरी क्रीक क्या है? ज्वालामुखी है, और कई सारे ऑप्शंस थे, उसमें से एक ऑप्शन था ज्वारीय खाड़ी। तो राइट था कि जो कोरी क्रीक है वो क्या है? वो ज्वारीय खाड़ी पहला। तो कोरी क्रीक है क्या? कोरी क्रीक एक ज्वारीय खाड़ी है। कहाँ स्थित है? गुजरात के कच्छ के रण क्षेत्र में स्थित है। और क्या क्यों फेमस है ये? क्योंकि वो इंडिया पाकिस्तान के बीच इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। तो ये कहाँ स्थित है कोरी क्रीक? गुजरात में, गुजरात के कच्छ के रण के क्षेत्र में स्थित है। चर्चा में रहा था ये जगह। मुझे लगा कि ये सवाल आपके इम्पॉर्टेंट हो जाएगा आपके दृष्टिकोण से एग्जाम के, क्योंकि जब भी कोई चीज़ चर्चा में होती है ना उस साल, तो वो आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो ये कोरी क्रीक याद रखिएगा कहाँ है? गुजरात के कच्छ के रण क्षेत्र में है। और क्यों ज़्यादा चर्चा में रहा है? क्योंकि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर में है और ये एक ज्वारीय खाड़ी। क्लियर? चलिए, कोरी क्रीक याद रखिएगा थोड़ा सा। भारत के संविधान में संघ शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है? बताइए, भारत के संविधान में जो संघ शब्द है वो कहाँ वर्णन मिलता है उसका? ऑप्शन है आपके सामने, प्रस्तावना में, आर्टिकल 1 में, आर्टिकल 3 में, 7वीं अनुसूची में। संघ शब्द का जो उल्लेख है वो कहाँ मिलता है? आप सब जानते हैं कि भारत का जो भारतीय संविधान में जो इंडिया है या भारत शब्दों का उपयोग नहीं किया गया है भारत के लिए। भारत के लिए कैसे शब्द का उपयोग किया गया है भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? बताइए, कैसे शब्द का उपयोग किया गया है इंडिया के लिए? भारत को कहा गया है राज्यों का संघ। क्या कहा गया है? भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। तो यही पूछा गया है कि जो संघ शब्द का उल्लेख है वो कहाँ मिलता है। और ऑप्शंस में है प्रस्तावना, आर्टिकल 1, आर्टिकल 3, 7वीं अनुसूची। तो आप सब जानते हैं कि भारत को क्या कहा जाता है? भारत को कहा जाता है राज्यों का संघ, कि भारत राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ है मतलब जो राज्य है वो अपनी मर्जी से भारत से अलग नहीं हो सकते हैं। तो भारत क्या है? भारत राज्यों का संघ है। और इसका वर्णन कहाँ है? इसका वर्णन आर्टिकल 1 में दिया गया। तो भारत के लिए इंडिया भारत जैसे शब्दों का उपयोग नहीं है, बल्कि भारत के लिए क्या कहा गया है कि भारत एक प्रकार के राज्यों का संघ है, कई तरह के राज्यों को अपने ऊपर समाहित किए हुए है अपने अंदर। दूसरी चीज़ कि भारत से राज्य हैं अपनी इच्छा अनुसार अलग नहीं हो सकते हैं, इसका ये मतलब है। तो भारत क्या है? राज्यों का संघ है। किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 1 में है। तो कहा गया है कि भारत के संविधान में संघ शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो जो संघ शब्द का उल्लेख है वो कहाँ मिलता है? आर्टिकल 1 में, कि भारत राज्यों का संघ। तो संघ शब्द का उल्लेख कहाँ मिल रहा है? आर्टिकल 1 में ये प्रावधान किया गया है या बताया गया है कि भारत एक प्रकार के राज्यों का संघ है। तो संघ कहाँ है? आर्टिकल 1 में। दूसरी चीज़, आर्टिकल 3 में क्या कहा गया है? ऑप्शन दिए गए हैं तो जान लेते हैं, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में। आर्टिकल 3 में बताया गया है कि संसद के पास अधिकार, क्या अधिकार है? नए राज्यों के निर्माण का,
उनकी सीमाएं बनाने का, 2 या 2 से अधिक राज्यों के निर्माण का। आर्टिकल 3 में संसद के पास क्या क्या अधिकार हैं? वो नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। जैसे अभी तेलंगाना 2014 में बना, तो वो किसके पास अधिकार था कि नए राज्य बनाए जाएं? तो संसद के पास वो अधिकार होता है। तो संसद क्या कर सकती है? नए राज्य का निर्माण कर सकती है, राज्यों की सीमा का निर्धारण कर सकती है, राज्यों की सीमा का निर्धारण कि किस राज्य की सीमा कहाँ तक होगी। दूसरी चीज़, 2 अलग राज्यों को मिलाकर एक राज्य बनाया जा सकता है, मिक्स किया जा सकता है 2 या 2 से अधिक राज्यों को। तो वो सब काम संसद के पास होता है। ये किस आर्टिकल में कहा गया है? आर्टिकल 3 में कहा गया है। तो कभी सवाल आ जाए कि नए राज्यों का निर्माण, राज्यों की सीमाओं में अंतर, 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिला के एक राज्य बनाने का अधिकार किसके पास है? तो भारत की संसद के पास है। ये सवाल पूछा गया सवाल है कि नए राज्यों के निर्माण का, राज्यों की सीमा निर्धारण का, या 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिला के एक नया राज्य बनाने का अधिकार किसके पास है? और ऑप्शन में था संसद, राष्ट्रपति, केंद्र, राज्य। तो आपको लगा के आना था। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कई सारे लोग राष्ट्रपति लगा के चले आते हैं। नहीं, संसद के पास ये अधिकार है। किस आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 3 के अंतर्गत। किसके पास? संसद के पास, कि वो नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, राज्यों की सीमा निर्धारण कर सकती है और 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बना सकती है। तो ये अधिकार किसके पास है? नए राज्यों के निर्माण का संसद के पास है। थोड़ा सा याद रखिएगा। और इसका प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो इसका प्रावधान आर्टिकल 3 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 क्या प्रावधान करता है? कि जो भारत की संसद है वो किसी भी नए राज्य का निर्माण कर सकती है, जैसे 2014 में तेलंगाना का निर्माण हुआ। दूसरी चीज, 2 या 2 से अधिक राज्यों को मर्ज करके एक नया राज्य बना सकती है, राज्यों की सीमा का निर्धारण कर सकती है कि किस राज्य की सीमा कहाँ तक होगी। वो संसद के पास अधिकार है आर्टिकल 3 के अंतर्गत। और आर्टिकल 1 में क्या कहा गया है? कि भारत एक प्रकार के राज्यों का संघ होगा। तो जो संघ शब्द का वर्णन कहाँ मिलता है? आर्टिकल 1 में मिलता है। क्लियर? 7वीं अनुसूची में क्या है बताइए? 7वीं अनुसूची में क्या है? 7वीं अनुसूची में आप सबको पता है किसकी बात की गई है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। मतलब केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा करने के लिए जो सब्जेक्ट्स हैं वो बांटे गए हैं अलग अलग। जो संघ सूची के विषय हैं उस पर केंद्र कानून बनाएगा, राज्य सूची के विषयों पर राज्य कानून बनाएगा, समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र और राज्य मिलकर कानून बनाएंगे। तो 7वीं अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है? 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का वर्णन किया गया है। और क्या बताया गया है? किस बात का वर्णन किया गया है? कि केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार होगा? संघ सूची के विषयों पर सेंटर कानून बनाएगा, स्टेट जो राज्य सूची के विषय हैं उस पर स्टेट बनाएगा, और समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र और राज्य मिलकर कानून बनाएंगे। तो केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा 7वीं अनुसूची में है, और इसी में है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। एक और चीज बता दूं आपको, मैं नहीं बता रही, चलिए आप बताइए। शिक्षा, एजुकेशन, इन तीनों सूचियों में से किसका पार्ट है? बताइए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो एजुकेशन है वो संघ सूची का पार्ट है, राज्य सूची का पार्ट है या समवर्ती सूची का? मतलब शिक्षा एक सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट पे कानून बनाने की शक्ति किसे प्राप्त है? संघ को, राज्य को, या समवर्ती सूची का विषय है तो संघ और राज्य दोनों को? तो बताइए किसे प्राप्त है एजुकेशन यानी कि शिक्षा के विषय में कानून बनाने की शक्ति? क्योंकि पहले तो ये मुझे जहाँ तक पता है किसका सब्जेक्ट था, ये चेंज हुआ है ना शिक्षा। बताइए, चलिए आपके सामने एक प्रश्न डालने का मेरा मतलब सिर्फ ये होता है कि आपका दिमाग काम करे, आपका दिमाग चले उस ओर कि हाँ ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है। आप सर्च करेंगे, कुछ करेंगे तो कम से कम आपके दिमाग में चीज़ें वो जाएंगी। तो भारतीय संविधान में संघ शब्द का उल्लेख आर्टिकल 1 में किया गया है। क्लियर? नए राज्यों का निर्माण की शक्ति संसद के पास है। 7वीं सूची में क्या है? केंद्र राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे की बात। खिलजी शासनकाल में कौन सा सुधार या नीति लागू नहीं हुई थी? देखिए, खिलजी जो शासनकाल था, खिलजियों का जो शासनकाल है उसमें कौन सी नीति लागू नहीं हुई थी? नहीं पूछा है, नहीं हुई थी। मतलब हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी हुई थी, तब तो हम बता पाएंगे कि कौन सी नहीं हुई थी। ऑप्शन दिया गया है, अब चलिए देखते हैं एक एक ऑप्शन कि क्या ये था या नहीं था। दौड़ पर सेना की नियुक्ति। आप मुझे ये बताइए कि क्या खिलजी काल में सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा शुरू की गई थी? नगद वेतन देने की प्रथा बिल्कुल शुरू की गई थी। सैनिकों के हुलिया रखने की प्रथा थी? बिल्कुल थी, ताकि जो सैनिक हैं उनमें अंतर ना किया जा सके, सैनिक एक हुलिया रखेंगे। अगली चीज,
जो घोड़ों को दागने की प्रथा थी, जो घोड़े यूज होते थे युद्ध में उनको दागने की प्रथा थी, घोड़ों को दागने की प्रथा। स्थायी रूप से सेना रखने का प्रावधान था। तो खिलजियों के शासनकाल में सेना पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया। उसका कारण ये था कि उस समय मंगोलों के बहुत ज्यादा आक्रमण हो रहे थे भारत में। चूंकि मंगोलों के ज्यादा आक्रमण हो रहे थे, इस वजह से एक स्थायी सेना चाहिए थी उससे मंगोलों के आक्रमण से लड़ने के लिए। तो खिलजी काल में क्या क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी ने नगद वेतन की व्यवस्था की सैनिकों के लिए, उनके हुलिया रखने की व्यवस्था की, घोड़ों को दागने की व्यवस्था की, ताकि जो घोड़े उनके हैं वो पहचान में आ सके कि ये घोड़े, क्योंकि बाहर से मंगवाए जाते थे घोड़े, और स्थायी सेना रखने की व्यवस्था। तो सेना के ऊपर जितना काम हुआ वो हुआ है खिलजी काल में। बाजार नियंत्रण और मूल्य प्रणाली, क्या खिलजी शासनकाल में बाजार नियंत्रण प्रणाली फेमस थी, मूल्य नियंत्रण प्रणाली फेमस थी? तो आप सबको पता है बिल्कुल फेमस थी। बाजार नियंत्रण प्रणाली के अंतर्गत एक अधिकारी की नियुक्ति होती थी, शाहना ए मंडी। शाहना ए मंडी, एक ये अधिकारी की नियुक्ति की गई थी जो मार्केट में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को कंट्रोल करता था कि जितना जिस वस्तु का मूल्य है उसी आधार पर चीजें बेची जा सके। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या किया था देखिए, स्थायी सेना रखी थी, घोड़ों पर दागने की प्रथा थी, सैनिकों के हुलिया रखने की व्यवस्था की थी, भू राजस्व व्यवस्था में उसने क्या किया था, बाजार नियंत्रण प्रणाली की थी। और भू राजस्व व्यवस्था और बाजार नियंत्रण प्रणाली को थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। बाजार नियंत्रण प्रणाली या मूल्य नियंत्रण प्रणाली ये थी अलाउद्दीन खिलजी की कि यदि कोई व्यापारी है वो किसी वस्तु की कीमत से ज्यादा पैसे वसूलता है, उसी पर नियंत्रण रखने के लिए बाजार नियंत्रण प्रणाली स्थापित की गई थी और उसके लिए एक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी और उस अधिकारी को क्या बोला जाता था, शाहना ए मंडी। और कभी कभी ये सवाल पूछता है कि शाहना ए मंडी कौन था, तो लोगों को पता ही नहीं होता है कि शाहना ए मंडी कौन था। शाहना ए मंडी एक अधिकारी था, मंडी में एक अधिकारी हुआ करता था और ये क्या करता था, मूल्य नियंत्रण की देखरेख करता था कि जिसका जितना मूल्य है जिस वस्तु का उसी आधार पे व्यापारी बेचे। तो ये एक अधिकारी है शाहना ए मंडी। एक सवाल और पूछता है कि जो शाहना ए मंडी है उस अधिकारी की नियुक्ति किसके शासनकाल में हुई, तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुई। देखिए पढ़ रहे हैं तो चीज़ें एक जगह पढ़ते हैं ना, खिलजी शासनकाल चल रहा है, जान लेते हैं सारी चीज़ें, बार बार अलग अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर खिलजियों से रिलेटेड कुछ भी सवाल आएगा तो आपको बनेगा वहाँ पे, तो वो थोड़ा सा क्लैरिटी रहती है दिमाग में कि खिलजियों से चीज़ें रिलेटेड हैं, हम सब कुछ पढ़ लेते हैं तो बाकी क्वेश्चंस आएंगे तो हमसे वो बनेंगे। क्लियर? तो खिलजी शासनकाल में कौन सा सुधार नहीं लागू हुआ था, तो दो चीज़ें तो लागू थी भाई, सेना में भी अच्छा खासा काम किया इन्होंने, बाजार नियंत्रण प्रणाली में भी अच्छा खासा काम किया, शाहना ए मंडी अधिकारी की नियुक्ति कर दी और वो बाजार में देखरेख का काम करता था। अब आते हैं कृषि भूमि और भूमि सुधार, क्या ये भी किया था? बिल्कुल किया था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जो भू राजस्व है, मतलब किसानों पर लगने वाला जो लगान है, वो कितना % बढ़ा दिया गया था? लगान वसूलने की जो सिस्टम थी, लगान 50% तक लिया जाने लगा था। भू राजस्व सुधार जब हुआ था अलाउद्दीन के शासन टाइम पे, तो वो लगान कितना वसूलने लगा था किसानों से? 50% उपज का। मान लीजिए उपज हो रही है 5 लाख रुपए की, तो जो 5 लाख का आधा है 50%, वो आप किसको दोगे? जो सुल्तान है उसको दोगे। तो लगान कितना लगता था? 50%। लेकिन इसने काम ये किया था कि मध्यस्थों को समाप्त कर दिया था, मतलब जो बिचौलिए होते थे जिनके माध्यम से टैक्सेशन वसूला जाता था, तो इसने बिचौलियों को या मध्यस्थों को समाप्त कर दिया गया था, मध्यस्थता करने वालों को या बिचौलियों को समाप्त कर दिया था। तो भू राजस्व या भूमि सुधार भी किए अलाउद्दीन खिलजी ने। तो 3 चीज़ें बेसिकली पता चली, क्या क्या? कि अलाउद्दीन के शासनकाल में, खिलजी शासनकाल में सेना पे बहुत सारा काम हुआ। सेना में कौन कौन से काम हुए? एक सवाल आता है MPPSC में पूछा गया कि सैनिकों को नगद वेतन देने की, सैनिकों के हुलिया रखने की व्यवस्था किसके शासनकाल में हुई? खिलजी, तुगलक, सैयद, मुगल। तो वहाँ पे ऑप्शन था खिलजी शासनकाल में। तो यहाँ पे जब आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो मान लीजिए कि वो बहुत सारे फैक्ट आपके एक जगह क्लियर हो रहे हैं, तो थोड़ा सा आराम से पढ़िए। तो खिलजी शासनकाल में कौन सा सुधार हुआ था? खिलजी शासनकाल में नगद वेतन, सैनिकों को हुलिया प्रथा, घोड़े दागने की व्यवस्था और स्थायी सेना। तो ये सेना पर तो काम हुआ, ये भी सही है, लेकिन नहीं पूछा है, हमें नहीं जानना है। बाजार नियंत्रण बिल्कुल सही है, बाजार नियंत्रण के लिए शाहना ए मंडी एक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी, तो ये भी हुआ था। और कृषि पर भूमि सुधार, भू राजस्व में भी सुधार किए गए, लगान 50% कर दिया गया और बिचौलियों को समाप्त कर दिया गया। अब बचता है एक ऑप्शन। अब एक ऑप्शन क्या बचता है? वो है जजिया कर का स्थायी रूप से समाप्ति। तो मुझे ये बताने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि जजिया कर को समाप्त किसने किया था।
आप सब जानते हैं जजिया कर को किसने समाप्त किया था? जजिया कर को अकबर ने समाप्त किया था, ना कि खिलजी शासनकाल में समाप्त हुआ था। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा अकबर। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे मिटा देती हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लैरिटी रहे देखने में। तो जजिया कर की समाप्ति किसने की थी? जजिया कर की समाप्ति अकबर द्वारा की गई थी, ना कि खिलजी शासनकाल द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर नहीं, मतलब जजिया कर स्थायी रूप से समाप्ति, क्योंकि नहीं पूछा है ना क्या काम नहीं हुआ था खिलजियों के शासनकाल में, तो क्या क्या नहीं हुआ था? जजिया कर, क्योंकि जजिया तो अकबर ने समाप्त किया था स्थायी रूप से। बाकी हुआ था, सेना पर काम हुआ खिलजी शासनकाल में। और ये सवाल पूछता है कि नगद वेतन, इसमें से कुछ भी पूछ सकता है। एक बार पूछा था 1 साल नगद वेतन रखने की प्रथा किसमें, एक साल पूछा था हुलिया रखने की, एक बार पूछा था स्थायी सेना रखने की जो व्यवस्था थी, घोड़े दागने की, वो किसमें थी। तो ये चारों पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शाहनाए मंडी अधिकारी की नियुक्ति किसके शासनकाल में हुई? अलाउद्दीन खिलजी। शाहनाए मंडी कौन था? एक अधिकारी था जो मूल्य नियंत्रण प्रणाली से संबंधित था। और कृषि पर भूमि सुधार, जो भू राजस्व सुधार किए, तो अलाउद्दीन खिलजी ने कितने % लगान कर दिया था? 50% लगान कर दिया था। क्लियर? बिचौलियों को समाप्त किया। तो राइट आंसर यहाँ हो जाएगा जजिया कर समाप्ति, क्योंकि ये अकबर द्वारा की गई थी। बैंकों को अपने कुल जमा का एक निश्चित प्रतिशत आरबीआई के पास जमा करना होता है, इसे क्या कहा जाता है? अब मुझे ये बताइए, जिन्होंने 10 टेस्ट लगाए हैं उनके लिए ये क्वेश्चन कुछ बड़ा नहीं। बैंकों को अपने पास कुल जमा का एक निश्चित प्रतिशत आरबीआई के पास जमा करना होता है, उसे क्या कहते हैं? याद रखिएगा क्या कह रहा है ये, आरबीआई के पास जमा करना होता है, ना कि अपने पास। और मैंने यहाँ 2 अंतर आपको बताए हैं। आरबीआई के पास बोल रहा है, अब बताइए ऑप्शन, SLR, CRR, NPA, रेपो रेट, इसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, इसका फुल फॉर्म होता है। बताइए, कर लिया सही? क्यों ज़्यादा समय क्यों दिया जाएगा आपको? पढ़ाई गई चीज़ें हैं, टेस्ट चल रहा है, कोई ये थोड़ी कि आप देख रहे तुरंत आना चाहिए माइंड में। मैंने आपको 2 टर्म बताए थे। 2 टर्म्स कौन से बताए थे? पहला टर्म बताया था मैंने आपको SLR, दूसरा बताया था CRR, और बाकायदे अंतर बताया था मैंने इसमें आपको कि जो SLR है वो बैंक कहाँ रखते हैं? बैंकों को अपने स्वयं के पास क्या रखना होता है? निश्चित नगद रखे बैंक अपने पास, जितना आरबीआई बोलेगा उसको, या सोना रखे या प्रतिभूतियां रखे, यानी कि सिक्योरिटीज रखे। प्रतिभूतियां अपने पास रिजर्व रखनी होती हैं, और ये कहलाता है SLR, कि बैंक अपने पास अपनी जमा का एक निश्चित प्रतिशत नगद के फॉर्म में रखें, या सोने के फॉर्म में रखें, या सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में रखें, अपने पास रखेंगे। CRR क्या होता है? जो बैंक होते हैं वो एक निश्चित पैसा किसके पास रखते हैं? आरबीआई के पास जमा करके रखते हैं, सिक्योरिटीज़ के तौर पे आरबीआई के पास जमा करके रखते हैं। और इसी CRR और SLR के थ्रू बैंक क्या करता है? मौद्रिक नीति को कंट्रोल करता है। कौन? आरबीआई। अब देखिए पूछा क्या है, क्या पूछा है आपसे कि आरबीआई के पास जमा रखना होता है, उसे क्या कहते हैं? अब आप क्या बता पाएंगे कि पूछ रहा है आरबीआई के पास जमा रखना होता है उसे क्या कहते हैं? तो आरबीआई के पास जमा रखना होता है उसे CRR कहते हैं। और जो अब बैंक अपने स्वयं के पास रखते, अगर यहाँ पे आरबीआई ना लिख के आ जाता बैंक अपने स्वयं के पास रख रहे हैं, फिर आप क्या कहते? जो बैंक अपने स्वयं के पास रख रहे हैं, तो फिर आप क्या कहते? जब बैंक स्वयं के पास रख रहे हैं तो वो हो जाएगा SLR, क्योंकि बैंकों को खुद के पास एक निश्चित अमाउंट रखना होता है, तो वो SLR कहलाता है। और कैश रिजर्व रेशियो क्या कहलाता है? बैंक जो आरबीआई के पास जमा रखते हैं। अब बैंक इसके माध्यम, आरबीआई CRR और SLR के माध्यम से मौद्रिक नीति को कैसे कंट्रोल करता है? मुझे एक बात बताइए आप, एक जो टर्म है मैंने आपको हमेशा समझाया है, आज फिर एक बार समझा देती हूँ। आरबीआई ने कहा कि बैंक हम आपका CRR बढ़ा रहे हैं, कैश रिजर्व रेशियो हम आपका बढ़ा रहे हैं। मतलब कि जहां बैंक पहले 40 रुपये जमा कर रहे थे अपने पास, पहले कितना जमा कर रहे थे? 40 रुपये इनको अपने पास आरबीआई के पास जमा करना होता था। बैंकों का CRR बढ़ाया आरबीआई ने, बैंकों से क्या कहा कि हम तुम्हारा CRR बढ़ा रहे हैं। मैं सिर्फ इतना समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि कैसे आरबीआई मौद्रिक नीति कंट्रोल करता है CRR और SLR के थ्रू।
बैंकों का सीआरआर आरबीआई ने बढ़ा दिया कि बैंक पहले कितना रख रहे थे 40 रुपए अपने पास, अब बैंकों को कितना रखना पड़ेगा अपने पास 80 रुपए, या आरबीआई के पास कितना रखना पड़ेगा 80 रुपए रखना पड़ेगा। तो अब ये बताइए जो सीआरआर है उसमें बैंक आरबीआई के पास पैसा जमा करते हैं, पहले सीआरआर कम था 40 रुपए था तो बैंक 40 रुपए जमा कर देते थे आरबीआई के पास, कोई दिक्कत नहीं है। जो पैसा बचता था वो हमें आम जनता को उधार दे देते थे और उधार जनता से ब्याज वसूलते थे, उससे बैंकों को प्रॉफिट होता था। ठीक है, अब बैंक ने क्या किया, आरबीआई ने बैंकों से कहा अब आप 40 रुपए नहीं दोगे हमें, अब आप हमें 80 रुपए दोगे। अब बैंक परेशान, क्यों परेशान कि भाई पहले तो हम 40 रुपए देते थे, तो जो 40 रुपए हमारा बचता था वो हम लोगों को उधार दे देते थे, उनसे हम ब्याज वसूलते थे। आरबीआई कह रहा है कि मैंने बढ़ा दिया है सीआरआर, अब तुम मुझे कितने पैसे दोगे, अब तुम मुझे 80 रुपए दोगे बैंक। तो जब बैंक 80 रुपए आरबीआई को दे देगा तो क्या बैंक के पास पैसा बचेगा आम जनता को देने के लिए? मुझे खुद बताइए, बैंक के पास क्या पैसा बचेगा आम जनता को देने के लिए? नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि अब आरबीआई 80 रुपए मांग रहा है बैंक से, तो बैंकों के पास जब खुद पैसा नहीं है तो बैंक क्या आम जनता को पैसे देंगे? नहीं देंगे। और जब आम जनता के, आपके और मेरे हाथ में पैसा नहीं होगा तो क्या हम मार्केट जाएंगे कुछ सामान लेने? पैसा ही नहीं है तो मार्केट क्या जाएंगे भाई? तो जब मार्केट ही नहीं जाएंगे तो डिमांड बढ़ेगी। जब हाथ में पैसा ही नहीं है, मार्केट ही नहीं जा रहे हैं, तो क्या किसी चीज़ की डिमांड बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। और जब डिमांड नहीं बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन नहीं आएगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। क्योंकि इन्फ्लेशन की स्थिति ये होती है, महंगाई की स्थिति ये होती है, महंगाई कब आती है? महंगाई तब आती है जब किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो जाती है और सप्लाई कम हो जाती है, मतलब लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा हो जाता है। अब लोगों के हाथ से पैसा कम करो, क्योंकि अगर लोगों के हाथ से पैसा कम नहीं किया तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो और सप्लाई कम होगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी। अब लोगों के हाथ से पैसा कम करना है, अब लोगों के हाथ से पैसा कम करने के लिए क्या करो आप? कुछ नहीं करना है, सीआरआर बढ़ा दो। बैंकों को अब 80 रुपए जमा करने पड़ेंगे आरबीआई के पास, तो बैंक आम जनता को पैसे नहीं देगा। आम जनता को पैसे नहीं देगा तो डिमांड नहीं बढ़ाएगी, आम जनता मार्केट में जाके डिमांड नहीं बढ़ाएगी तो इन्फ्लेशन अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। ये कहलाती है आरबीआई की मौद्रिक नीति, ये कहलाती है आरबीआई की मॉनेटरिंग पॉलिसी। जो कहते हैं ना लोग आरबीआई मॉनेटरिक नीति को कंट्रोल करता है, मौद्रिक नीति को रेगुलेट करता है। कैसे करता है? शिक्षा का मतलब यही है कि कोई चीज़ जो हमारी इकोनॉमिक्स में हो रही है, ज्योग्राफी जो हमारी इंडियन ज्योग्राफी है, हमारे अधिकार हैं पॉलिटी में, अगर हम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो हमें समझ में आए वो चीज़। इतना पढ़ के आगे नहीं बढ़ना है कि आरबीआई मौद्रिक नीति को कंट्रोल करता है। इवन आप में से कईयों को तो ये नहीं पता है कि मौद्रिक नीति क्या होती है। मुझे भी नहीं पता था जब मैं पढ़ती थी, लेकिन टीचर मिल जाते हैं, अच्छे टीचर्स मिल जाते हैं जो हमें इस चीज़ को इलैबोरेट करके बताते हैं कि आखिर मौद्रिक नीति क्या होती है। तो मैंने आपको क्या बताया कि कैसे रेगुलेट करता है। सीआरआर वो अमाउंट है जो बैंकों को आरबीआई के पास जमा करना है। आरबीआई ने सीआरआर बढ़ा दिया, मतलब कि अब बैंक ज़्यादा पैसा जमा करो हमारे पास। जब बैंक ज़्यादा पैसा जमा कर रहा है तो अब उसको आम जनता के लिए पैसे देने के लिए जगह बिल्कुल नहीं है, या आम जनता को पैसे देने के लिए नहीं है। जब आम जनता को पैसे नहीं मिल रहे हैं तो क्या आम जनता मार्केट में जाके डिमांड बढ़ाएगी? नहीं बढ़ाएगी। और जब डिमांड नहीं बढ़ाएगी तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी अपने आप। क्योंकि इन्फ्लेशन क्यों आई थी? कि डिमांड ज़्यादा थी और सप्लाई कम थी, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। ये होती है। इसी तरह एसएलआर काम करता है। अब क्या कहा आरबीआई ने कि एसएलआर बढ़ा दिया, कि पहले अगर बैंक अपने पास 40 रुपये रखते थे तो अब कहा गया कि अब आप अपने पास 80 रुपये रिजर्व में रखोगे। तो अगर बैंक को खुद के पास ही 80 रुपये रखने हैं तो क्या वो आम जनता को पैसे दे पाएगा? क्योंकि एसएलआर पहले 40 ही था, अब बैंक ने कहा अब अपने पास तुम 80 रुपये रिजर्व रखो। अगर 80 रुपये रिजर्व नहीं रखोगे अपने पास तो हम तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। तो उसको 80 रुपये तो पहले खुद के पास रखने हैं, तो क्या वो आम जनता को पैसे देगा? नहीं देगा। जब आम जनता को पैसे नहीं दे पाएगा तो डिमांड नहीं बढ़ेगी मार्केट में, क्योंकि हमारे हाथ में पैसे ही नहीं है तो हम मार्केट क्या जाएंगे कुछ खरीदने, और डिमांड नहीं बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। इस तरह मौद्रिक नीति कंट्रोल होती है। इसके विपरीत समझ लीजिए, मान लीजिए एक मतलब किसी इकोनॉमी में इकोनॉमी रन नहीं कर रही है, मतलब इकोनॉमी बूस्ट नहीं कर रही है, डिमांड नहीं है, लोग नहीं जा रहे हैं मार्केट सामान खरीदने, इकोनॉमी ही नहीं चल रही है, तो तुरंत आरबीआई क्या करता है? सीआरआर को कम कर देता है कि पहले तुम 40 रुपये हमारे पास जमा कर रहे थे ना, मत करो, अब 10 रुपये जमा करो, बाकी दो आम जनता को। तो अब सीआरआर कम कर दिया आरबीआई ने। तो जैसे ही सीआरआर कम किया आरबीआई ने तो बैंकों के पास पैसा ज़्यादा बचने लग गया, क्योंकि अब पहले उसको 40 रुपये जमा करने हो रहे थे, अब सिर्फ उसको 10 रुपये जमा करने।
30 रुपए उसके पास हैं तो वो 30 रुपए आम जनता को देगा, और जब आम जनता के हाथ में पैसा आएगा तो मार्केट जाएगी आम जनता कुछ खरीदने, तो डिमांड बढ़ेगी, जब डिमांड बढ़ेगी तो इकोनॉमी बूस्ट कर जाएगी। तो ये दोनों ही स्थितियां होती हैं। क्लियर? ऐसे ही SLR में होता है, SLR को कम कर दिया RBI ने, तो मतलब बैंकों को पहले अपने पास 40 रुपए रखने पड़ रहे थे, अब 10 रुपए ही रखने पड़ेंगे, तो वो जो 30 रुपए हैं वो आम जनता को देगा उधार के तौर पे, तो आम जनता के हाथ में पैसे आ जाएंगे, तो आम जनता इकोनॉमी रन करेगी, इकोनॉमी बूस्ट कर जाएगी। तो ये होती है मौद्रिक नीति। तो RBI के पास जमा करना होता है वो होता है CRR, कैश रिजर्व रेशियो। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल किस प्रकार की मिट्टी का है? बताइए, सबसे अधिक क्षेत्रफल भारत में किस प्रकार की मिट्टी का है? सबसे अधिक क्षेत्रफल किस प्रकार की मिट्टी का है? ऑप्शंस दे देते हैं आपके पास, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी। बताइए भारत में अधिक क्षेत्रफल किस प्रकार की मिट्टी का है? भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में कौन सी मिट्टी? बताइए भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में किस प्रकार की मिट्टी है? देखिए भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में है जलोढ़ मिट्टी, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी कैसे बनती है? नदियों द्वारा बहाकर लाई गई गाद से, या अवसाद जो होता है, नदियों द्वारा बहाकर लाई गई जो गाद होती, बहाकर लाई गई जो गाद होती है उससे जलोढ़ के मैदानों का निर्माण होता है। और ये कितने परसेंट है? भारत में कितने परसेंट एरिया पे है जलोढ़ मिट्टी? 43% से लेके 45.6% तक एरिया में जलोढ़ मिट्टी है। और आपको सबको पता है कि जलोढ़ मिट्टी किस प्रकार के मैदान बनाती है उत्तर भारत में, जैसे गंगा है, सतलज है, इनका मैदान। जलोढ़ मिट्टी से कौन कौन से मैदान बनते हैं? जैसे उत्तर भारत का मैदान है तो गंगा है, सतलज है, इनका मैदान उत्तर भारत का मैदान। तो कभी कभी एक सवाल पूछा जाता है कि उत्तर भारत के मैदान का जो निर्माण है, जो काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र है, वो किस मिट्टी का बना होता है? तो वो जलोढ़ मिट्टी का ही बना होता है। तो बेसिकली भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? भारत में सबसे क्षेत्रफल में पाई जाने वाली मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी, और ये नदियों द्वारा बहाकर लाई गई जो गाद होती है उससे बनती है। उपजाऊ क्यों मानी जाती है? आप मुझे ये बताइए। नदियाँ कई सारे क्षेत्रों से बहकर आ रही हैं, उनमें जो गाद होती है उसमें पोषक तत्व होते हैं, फिर उसमें सहायक नदियाँ मिली किसी नदी में, वो अपने गाद लेके आई, मतलब पोषक तत्व लेके आई, और ये उत्तर भारत के एक बहुत बड़े मैदान का निर्माण कर देती हैं, क्योंकि नदियाँ धीरे धीरे पहुँचते पहुँचते एक जगह पे रुक जाती हैं और इकट्ठे गाद एकत्रित हो जाती है। वो जो गाद होती है नदियों की, वो बहुत पोषक मानी जाती है किसी भी क्षेत्र में कृषि उत्पादन के लिए या किसी भी चीज़ को उगाने के लिए। उसमें कई सारे न्यूट्रिशन होते हैं, पोषक तत्व होते हैं। तो इस वजह से जो जलोढ़ मिट्टी है वो काफ़ी उपजाऊ मानी जाती है, क्योंकि नदियाँ गाद बहा के लाती हैं और इस गाद में कई तरह के पोषक तत्व होते हैं, और ये पोषक तत्व काम आते हैं किसी भी पौधे के उत्पादन में या कृषि कार्यों में। इस वजह से सवाल आ जाए कि सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी भी कौन सी मानी जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी ही मानी जाती है। और ये पूछा है कि सबसे अधिक क्षेत्रफल किस मिट्टी का है, तो जलोढ़ मिट्टी का है। ये पूरे भारत के याद रखिएगा, पूरे भारत के 43% से लेके 45.6% तक पाई जाती है। और यही जलोढ़ मिट्टी उत्तर भारत के मैदानों का निर्माण भी करती है, जैसे गंगा है, ब्रह्मपुत्र का मैदान, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज, ये इनके मैदानों का भी, सतलुज इनके मैदानों का निर्माण करती है। क्लियर? तो सबसे अधिक क्षेत्रफल में पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी, सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी, नदियों द्वारा बहाकर लाई गई गाद से किस मिट्टी का निर्माण होता है? क्वेश्चन मार्क, सवाल आएगा। तो नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी, 43% से लेके 45.6% तक। उत्तर भारत के मैदान का निर्माण कौन सी मिट्टी करती है? जलोढ़ मिट्टी करती है। क्लियर? चलिए अब बाकी मिट्टी है उनके बारे में भी जानकारी लेना हमारा परम कर्तव्य बन जाता है। काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? आप सबको पता है, ब्लैक सॉइल, इसको रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। सवाल आ जाए, पानी का सबसे ज़्यादा अवशोषण कौन सी मिट्टी करती है? तो पानी का सबसे ज़्यादा अवशोषण काली मिट्टी करती है। काली मिट्टी किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो काली मिट्टी में कपास की खेती होती है, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी प्रसिद्ध है, और इसको रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ब्लैक सॉइल क्यों बोलते हैं इसको? मुझे कमेंट करके ये बता दीजिए आप सब कि जो बेसाल्ट चट्टानें हैं, नहीं मैं नहीं बताऊंगी, मैं बताने वाली थी लेकिन नहीं बताऊंगी। आप मुझे बताइए कि जो काली मिट्टी है उसका निर्माण कैसे होता है? मैं प्रोसेस नहीं पूछ रही हूँ, बस इतना एक लाइन का आंसर है। मुझे बताइए जो ब्लैक सॉइल है उसका निर्माण कैसे होता है?
लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? जो लाल मिट्टी है वो बेसिकली साउथ वाले रीजन में पाई जाती है, दक्षिण भारत वाले क्षेत्र में पाई जाती है, दक्षिण भारत वाले क्षेत्र में पाई जाती है। और इसका जो लाल रंग होता है वो क्यों होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण, आयरन ऑक्साइड के कारण। देखिए मैं चाहूँ तो सिर्फ इतना भी मैं आपको बता के आगे बढ़ सकती हूँ कि जलोढ़ मिट्टी है, सबसे अधिक क्षेत्रफल में पाई जाती है, आगे बढ़ जाते हैं, बिल्कुल बता सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन जब हम मिट्टी पढ़ रहे हैं, कितने प्रकार की ही मिट्टियाँ हैं इंपॉर्टेंट भारत में, तो जब ऑप्शन दिया ही हुआ है तो क्यों ना उनके बारे में जान लिया जाए, क्योंकि हमें नहीं पता है ना, एग्जाम में ब्लैक सॉइल पूछेगी, रेड सॉइल पूछेगी, लैटराइट सॉइल पूछेगी या एलोविल सॉइल पूछेगी, नहीं पता है हमें, तो इस वजह से थोड़ा सा पढ़ना ठीक लगता है इस तरीके से। तो भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि उसमें पोषक तत्व तो सबसे ज़्यादा होते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा उपजाऊ भी जलोढ़ मिट्टी होती है। काली मिट्टी को रेगुर मृदा कहते हैं और पानी का सबसे ज़्यादा अवशोषण भी काली मिट्टी ही करती है। कपास की खेती के लिए भी काली मिट्टी प्रसिद्ध है। लाल मिट्टी दक्षिण भारत वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, जैसे कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, और इसका लाल रंग किसके कारण होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है? क्या बताने की ज़रूरत है? डेजर्ट कहाँ है हमारे भारत में? डेजर्ट सॉइल कहाँ पाई जाती है? राजस्थान वाला जो क्षेत्र है वहाँ पाई जाती है, डेजर्ट वाले एरिया में पाई जाएगी। तो थोड़ा सा याद रखिएगा कि सबसे अधिक क्षेत्रफल में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, और पूछ ले कि सबसे ज़्यादा उपजाऊ तो यही है। क्लियर? चलिए, राष्ट्रपति संसद को संबोधन कब देते हैं? राष्ट्रपति संसद को संबोधन कब देते हैं? बताइए, राष्ट्रपति संसद को संबोधन कब देते हैं? आपके सामने ऑप्शन है, हर महीने, हर सत्र की शुरुआत में, प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत में, या वित्त विधेयक प्रस्तुत होने पर। बताइए। देखिए, जो राष्ट्रपति हैं वो संसद को, जिन्होंने आंसर सही कर लिया है बधाई हो आपको। अब आगे मैं बता देती हूँ, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस भी आने की संभावना बिल्कुल है आपके एग्जाम में। अगर थोड़ा सा टफेस्ट बनाना चाहेगा एग्जामिनर तो वो बनाएगा ऐसे क्वेश्चन। राष्ट्रपति संसद में संबोधन कब देते हैं? राष्ट्रपति संसद में संबोधन देते हैं जब लोकसभा के आम चुनाव होते हैं। लोकसभा के आम चुनाव के बाद जो पहला सत्र होता है, के बाद जो भी पहला सत्र होता है उसमें भाषण देते हैं, पहली चीज़। दूसरा, हर साल के पहले सत्र में, हर साल की शुरुआत के पहले सत्र में, शुरुआत के पहले सत्र में। तो ये दोनों चीज़ याद रखिएगा कि राष्ट्रपति का भाषण सदन में कब कब होता है। पहला, लोकसभा में आम चुनाव, जो लोकसभा के आम चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव होते हैं, उसके बाद जब पहला सत्र बैठता है संसद का आम चुनावों के बाद, तो पहला भाषण किसका होता है? तो पहला भाषण होता है या संबोधन होता है राष्ट्रपति जी का। लोकसभा के आम चुनाव हुए, लोकसभा के आम चुनावों की जस्ट बाद जो भी संसद की पहली बैठक होगी उसके पहले सत्र में कौन संबोधन देंगे? राष्ट्रपति देंगे। संबोधन किसका होगा? राष्ट्रपति का होगा पहला संबोधन। क्लियर? दूसरा, हर साल की जो शुरुआत होती है, हर प्रत्येक साल की शुरुआत का जो भी पहला सत्र होगा, हर साल की शुरुआत का पहला सत्र, उसमें संबोधन राष्ट्रपति देंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि प्रत्येक सत्र के पहले सत्र की शुरुआत में, हर साल की शुरुआत के पहले सत्र में, मतलब प्रत्येक साल के पहले सत्र की शुरुआत में। तो दो स्थितियों में राष्ट्रपति का संबोधन होता है। पहला, जब लोकसभा के आम चुनाव होते हैं, उन आम चुनावों के बाद जो भी पहली बैठक होती है संसद की, वहाँ राष्ट्रपति का संबोधन होता है। दूसरा, हर साल याद रखिएगा, हर साल जो संसद की पहली बैठक की जो शुरुआत होती है उसका जो पहला सत्र होता है उसमें राष्ट्रपति भाषण देते हैं। क्लियर? तो ये दोनों टर्म्स आपको याद रखने। अगला, थोड़ा सा राष्ट्रपति जी के बारे में जान लेते हैं। आप सबको पता है राष्ट्रपति जी का जो पद है वो किस आर्टिकल में? राष्ट्रपति जी का पद है आर्टिकल 52 में। कुछ राष्ट्रपति जी से रिलेटेड आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, मैं वो सिर्फ आर्टिकल बता रही हूँ आपको। पद किस में है राष्ट्रपति जी का? आर्टिकल 52 में। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, किस आर्टिकल में? संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, किस आर्टिकल में? आर्टिकल 53 में है। आर्टिकल 54 में क्या है? 54 में चुनाव के बारे में है राष्ट्रपति के। आर्टिकल 60 में क्या है? आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान है। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है राष्ट्रपति जी से रिलेटेड जो मुझे बताने चाहिए आपको। 61 में महाभियोग है, क्योंकि ये सवाल पूछे जाते हैं। और 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का वर्णन है। नीचे शायद आपको ना दिखे, मैं इसको कहाँ लिखूँ? यहाँ 72 में क्या है? क्षमादान शक्ति।
राष्ट्रपति जो क्षमा दान देते हैं वो। तो थोड़ा सा ये जान लीजिएगा कि राष्ट्रपति संसद में संबोधन कब देता है, लोकसभा के आम चुनाव होते हैं, उसके बाद जो भी पहला सत्र होता है उसमें राष्ट्रपति का संबोधन होता है, और हर साल के पहले सत्र की शुरुआत में राष्ट्रपति संबोधन देते हैं। क्लियर। अब आ जाते हैं राष्ट्रपति जी से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं। राष्ट्रपति जी से रिलेटेड आर्टिकल में मैंने क्या बताया कि जो आर्टिकल 52 है, 52 क्या बताता है कि भारत के राष्ट्रपति का एक पद होगा, भारत के एक राष्ट्रपति होंगे। 53 बताता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। 54 राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताता है। मुझे कमेंट करके बताइए कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं। देखिए, मेरा सवाल करने का इंटेंशन सिर्फ इतना है क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जा चुकी हैं, प्रैक्टिस कराई जा चुकी हैं, सब कराया जा चुका है। तो मैं अगर आपसे सवाल कर रही हूँ तो आपका दिमाग उस ओर जा रहा है, मतलब आपका रिवीजन हो रहा है। मेरा सिर्फ ये इंटेंशन होता है ये पूछने का कि कमेंट करके बताइए, आपका दिमाग चलता है वहाँ पे कि हमने पढ़ा है। तो जब मैंने बताया है कि राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है तो आप बताएंगे। और 60 में क्या है, राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान है। 61 में राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है, महाभियोग प्रक्रिया है। और 72 क्या बताता है, राष्ट्रपति जो क्षमा दान दे सकता है, क्षमा दान की शक्ति। महाभियोग प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है, देखिए अब लास्ट चल रहा है, अगले महीने आपका एग्जाम है, अब मेरी बारी है, मैंने बहुत पढ़ाया है, अब सवाल मैं करूँगी क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। तो ज़्यादा से ज़्यादा सवाल मेरी तरफ से होंगे आपसे। तो महाभियोग जो प्रक्रिया है वो हमने किस देश से अडॉप्ट की है, राष्ट्रपति पर महाभियोग, जल्दी बताइए। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है, जल्दी बता दीजिए। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इतनी चीज़ें यहाँ याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया कहाँ से ली है, तुरंत बताइए। अजंता काल की गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ था, बताइए जल्दी। अजंता की गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अजंता की गुफाएं, अजंता की गुफाओं का निर्माण किसके काल में हुआ था, ऑप्शन है मौर्य काल, गुप्त काल, पाल वंश, शुंग वंश। मैंने प्रैक्टिस कराई है इस क्वेश्चन की। अजंता की जो गुफाओं का निर्माण है वो किस काल में हुआ था, बताइए। अजंता की गुफाओं का निर्माण हुआ था गुप्त काल में। अजंता की गुफाएं हैं कहाँ, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित हैं। पूछ लेता है कि अजंता की जो गुफाएं हैं वो कहाँ स्थित हैं, तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में, औरंगाबाद, और एलोरा भी यही है, औरंगाबाद जिले में है। एक सवाल जो पूछा जाता है कि अजंता की गुफाएं किस धर्म से रिलेटेड हैं, किस धर्म को समर्पित हैं, तो अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। जो गौतम बुद्ध हैं उनके जीवन की और उनके शिक्षाओं के बारे में यहाँ वर्णन किया गया है। तो अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं, बौद्ध धर्म से। बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। अजंता की गुफाएं कहाँ है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। अजंता की गुफाओं का निर्माण किसके काल में हुआ, गुप्त काल में हुआ। गुप्त काल में बेसिकली समय अगर आपको जानना है तो 5वीं से 6वीं शताब्दी के बीच हुआ था, 6वीं शताब्दी के बीच हुआ था। दूसरा, जो अजंता की गुफाएं हैं वो किस धर्म को समर्पित है, तो बौद्ध धर्म को समर्पित हैं। गौतम बुद्ध की जो भी जीवन की चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पे सारी कथाएं हैं, उनकी शिक्षाएं हैं, उनसे रिलेटेड वर्णन है। तो किसको समर्पित है, अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म को समर्पित हैं। यूनेस्को में कब शामिल हुई थी अजंता की गुफाएं, तो यूनेस्को में शामिल हुई थी 1983 में। ये भी पूछता है कि यूनेस्को में अजंता की गुफाएं कब शामिल हुई, तो अजंता और एलोरा दोनों शामिल हुई थी 1983 में। तो ये याद रखना है कि यूनेस्को में 1983 में शामिल हुए, क्योंकि अजंता भी ज़रूरी है, देखिए एलोरा भी ज़रूरी है। और यहाँ पे अगर मैं दोनों पढ़ा दूँ तो दोनों में अंतर आपको पता चल जाएगा, और जब दोनों में अंतर पता चल जाएगा तो आपके भविष्य के लिए चाहे अजंता आए चाहे एलोरा आए, आप उसको सही तरीके से पढ़ पाएंगे। तो पढ़ लेते हैं। अजंता की गुफाओं का कहाँ है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। तो एलोरा भी कहाँ है, एलोरा भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ही है। यूनेस्को में शामिल किया गया अजंता को 1983 में। तो ये एलोरा को भी कब शामिल किया गया, एलोरा को भी 1983 में ही शामिल किया गया। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। तो जहाँ बौद्ध धर्म, जो भगवान गौतम बुद्ध हैं उनके जीवन, उनकी शिक्षा से संबंधित वर्णन है। लेकिन यहाँ अंतर यहीं आता है, अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, लेकिन जो एलोरा है, एलोरा की गुफाओं में हिंदू, बौद्ध, जैन सभी धर्म से संबंधित हैं ये गुफाएं। तो यहाँ पे इनमें थोड़ा सा बेसिक अंतर आ जाता है कि अजंता की गुफाएं सिर्फ बौद्ध धर्म को समर्पित हैं, लेकिन एलोरा की गुफाएं इन तीनों धर्मों को समर्पित हैं। और यही अंतर पूछा जाता है एग्जाम में कि निम्नलिखित में से अजंता की गुफाएं किसको समर्पित हैं, बौद्ध, हिंदू, जैन। ये तो आप तो लगा के आ जाएंगे कि अजंता बौद्ध को समर्पित है, बौद्ध धर्म को। लेकिन एलोरा पूछ लेगा तो एलोरा बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों धर्मों को समर्पित हैं।
अजंता की गुफाओं का निर्माण किनके काल में हुआ? गुप्त काल में। एलोरा की गुफाओं का निर्माण किनके काल में हुआ? तो याद रखिएगा राष्ट्रकूट जो शासक थे, राष्ट्रकूट जो शासक थे उनके शासनकाल में एलोरा की गुफाओं का निर्माण हुआ। पूछ सकता है। तो यहाँ पे दोनों अंतर पढ़ लेने के फायदे ये होते हैं कि अब आपको एलोरा और अजंता में कंफ्यूजन नहीं होगा कि अजंता में बौद्ध धर्म का वर्णन है और एलोरा में किसका? हिंदू जैन बौद्ध तीनों का है। एलोरा का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा कराया गया और अजंता का निर्माण गुप्त काल में हुआ था 5वीं से 6वीं शताब्दी के बीच। क्लियर? यूनेस्को में दोनों सेम टाइम में शामिल हुए 1983 में। ये सवाल भी पूछता है कि यूनेस्को में कब शामिल हुए, तो थोड़ा सा ये याद रखिएगा। और एलोरा का ही पार्ट है कैलाश मंदिर। आप सबको पता होगा कैलाश मंदिर है, एलोरा का ही पार्ट है जो एक चट्टान को काट के बनाया गया है। एक ही चट्टान को काट के कैलाश मंदिर बनाया गया है। गुफा नंबर 16 है शायद, इसको एक बार क्रॉस चेक करिएगा, गुफा नंबर 16 ही है कैलाश मंदिर। तो वो एलोरा का ही पार्ट है। एक बार सवाल आया कि कैलाश मंदिर किसका पार्ट है, एलोरा का कि अजंता का? तो राइट आंसर था एलोरा का। तो कैलाश मंदिर किसका पार्ट है? एलोरा का पार्ट। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा पढ़ने का मतलब यही है कि इकट्ठे पढ़ रहे हैं तो सारी चीज़ें एक जगह जान लेते हैं। अगला सवाल, IMF का मुख्य कार्य क्या है? इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कार्य क्या है? आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं। व्यापार विवादों का समाधान, गरीब देशों को अनुदान देना, वैश्विक मुद्रा स्थिरता और आपात ऋण देना, विदेशी निवेश बढ़ाना। तो देखिए आपको मैं बता दूं कि IMF और वर्ल्ड बैंक, इन दोनों का जो निर्माण है, IMF और वर्ल्ड बैंक, इनका जो निर्माण है वो कब हुआ था, किस सम्मेलन के दौरान हुआ था, ये सवाल भी पूछा जाता है। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुआ। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था? 1944 में। और IMF कब बना? IMF बना 28 दिसंबर 1945। 1945। तो ये सवाल कई बार पूछा गया है कि IMF और वर्ल्ड बैंक का निर्माण किस सम्मेलन के दौरान हुआ था? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुआ था। और कब हुआ था ब्रेटन वुड्स सम्मेलन? 1944 में। IMF का निर्माण कब हुआ? IMF कब बना था? तो 27-28 दिसंबर, 27 था शायद, क्या 27-28 के बीच में 27 ही है शायद, 27 दिसंबर 1945। तो 27 दिसंबर 1945 को किसका निर्माण हुआ, किसका गठन हुआ? तो गठन IMF का हुआ था 27 दिसंबर 1945 को IMF का गठन हुआ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोनों का? IMF और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये सवाल पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा। वाशिंगटन DC, वाशिंगटन DC में इन दोनों का हेडक्वार्टर। अब देखिए यहाँ पे अगर आप IMF पढ़ रहे हैं तो पहले आपको IMF और वर्ल्ड बैंक के जो फॉर्मेशन है उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, फिर आप बता पाएंगे कि ये चीज़ें क्यों आई। देखिए 1930 में आर्थिक मंदी थी वैश्विक स्तर पे। उस आर्थिक मंदी के बाद जो विश्व स्तर पर जो इकोनॉमी थी वो बहुत ज़्यादा रन नहीं कर रही थी, बहुत ज़्यादा स्लो स्तर पे चल रही थी। 1930 की आर्थिक मंदी आपने पढ़ी होगी। उसके बाद जो वैश्विक स्तर पर मुद्रा या आर्थिक नीतियों को कंट्रोल करने के लिए, आर्थिक स्थिरता बढ़ाने के लिए, मौद्रिक नीतियों को कंट्रोल करने के लिए वैश्विक स्तर पर दो संस्थान बनाए गए, IMF और वर्ल्ड बैंक। और इनका निर्माण कब हुआ? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुआ। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुआ। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ कब था? 1944 में। इसी दौरान बनता है IMF 27 दिसंबर 1945। यहाँ होता है IMF का गठन। क्लियर? और जो IMF का गठन है वो IMF का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? वो वाशिंगटन DC में। तो याद रखिएगा IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC में। एक चीज़ और, वर्ल्ड बैंक, देखिए यहाँ पूछा है IMF, हम जानेंगे IMF क्या करता है, लेकिन वर्ल्ड बैंक का क्या काम था बताइए। यहाँ पे वर्ल्ड बैंक का काम भी जानना जरूरी है कि वर्ल्ड बैंक क्या काम करता था। वर्ल्ड बैंक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग देता था, आर्थिक सहयोग के लिए बनाया गया था ये वर्ल्ड बैंक। इसकी कई सारी संस्थाएं भी हैं वर्ल्ड बैंक की, जैसे IBRD है, ये सब आपातकाल, जैसे जो बाढ़ आ गई, कहीं समस्या आ गई, वहाँ राहत कार्य देना है, तो आर्थिक सहयोग के लिए बेसिकली वर्ल्ड बैंक का निर्माण किया गया। IMF का निर्माण बेसिकली किस लिए किया गया था? वैश्विक मुद्रा स्थिरता बनाए रखना और आपात ऋण देना, इसके लिए IMF का निर्माण किया गया था। और सवाल IMF का ही पूछा था। तो IMF का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड। IMF का गठन कब हुआ था? 27 दिसंबर 1945 को। IMF और वर्ल्ड बैंक का गठन किस सम्मेलन के दौरान हुआ? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुआ। इनका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC में है। वर्ल्ड बैंक आर्थिक सहयोग देने का कार्य करता है और IMF वैश्विक मुद्रा को
वैश्विक मुद्रा स्थायित्व बनाए रखने का काम और आपात स्थिति में ऋण देने का काम करता है। क्लियर। और हमारा जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, वो बात बात में हाथ फैलाने IMF के पास ही जाता है, पैसे दे दो पैसे दे दो, तो वो यही IMF है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। RBI किस प्रकार के नोट नहीं छाप सकता है? बताइए RBI कैसे नोट नहीं छाप सकता? RBI किस प्रकार के नोट नहीं छाप सकता है? ऑप्शन है आपके सामने 10 का, 5 का, 1000 का, 1 का। तो आप सब जानते हैं कि RBI किसका नोट नहीं छाप सकता है? बताइए किसका नोट नहीं छाप सकता RBI? 1 रुपए का। 1 रुपए का जो नोट है वो भारत सरकार का जो वित्त मंत्रालय है वो छापता है। भारत सरकार का वित्त मंत्रालय छापता है। और उस पर साइन किसके होते हैं? बताइए। आप सबको पता है कि इन नोटों इसमें बाकी नोटों में किसके साइन होते हैं? RBI के गवर्नर के साइन होते हैं। RBI के गवर्नर के साइन होते हैं। लेकिन 1 रुपए की नोट में किसका साइन होता है? 1 रुपए की नोट में, अब 1 रुपए की नोट को अगर भारत सरकार का वित्त मंत्रालय छाप रहा है तो इस पर किसके साइन होंगे? भारत के वित्त सचिव के साइन होते हैं इसमें। ये याद रखिएगा। और ये सवाल कई बार पूछा गया है कि RBI किस प्रकार के नोट नहीं छापता है? तो RBI 1 रुपए का नोट नहीं छापता है। 1 रुपए का नोट छापने का काम भारत सरकार का वित्त मंत्रालय करता है। 1 रुपए का नोट छापने का काम भारत सरकार का वित्त मंत्रालय करता है। उस पर साइन किसके होते हैं? जब वित्त मंत्रालय कर रहा है तो साइन किसके होंगे? भारत के वित्त सचिव के साइन होंगे। और बाकी नोटों पर 10 का नोट है, 5 का नोट है, 1000 का नोट है, बाकी नोटों पर आप सबको पता है RBI के गवर्नर के साइन होते हैं। आप सब इस बात को जानते हैं। दिखता है वो पीछे RBI के जो गवर्नर होते हैं उनके साइन होते हैं। लेकिन 1 रुपए की नोट के पीछे वित्त सचिव का साइन होता है, भारत सरकार के जो वित्त सचिव होते हैं उनका, फाइनेंशियल सेक्रेटरी। भारत का कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? ठीक है। भारत का कौन सा बंदरगाह है जो प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? ऑप्शन है आपके सामने मुंबई, कोच्चि, पारादीप, चेन्नई। प्राकृतिक नहीं है, प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। इसका मतलब क्या है? कृत्रिम है, कृत्रिम बंदरगाह है। कृत्रिम है मतलब मानव द्वारा बनाया गया है, इंसान ने बनाया है, मानव द्वारा निर्मित। तो आप बता दीजिए कि प्राकृतिक बंदरगाह कौन? जल्दी बता दीजिए। और ये सवाल नॉर्मल सा सवाल, भारत का कौन सा बंदरगाह है जो प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? जल्दी बता दीजिए। भारत का एक बंदरगाह जो प्राकृतिक नहीं है वो है चेन्नई। ये समुद्र के उथले क्षेत्र को काट के बनाया गया है। समुद्र के उथले जो क्षेत्र है उसको काट कर बनाया गया है। तो समुद्र के उथले क्षेत्र को काट के कौन सा बनाया गया है? उथले समुद्री क्षेत्र को काटकर चेन्नई। और ये मानव निर्मित है, ये नेचुरल बंदरगाह नहीं है। मुंबई आप सबको पता है बहुत बड़ा बंदरगाह है। कोच्चि और पारादीप ये सब फेमस बंदरगाह हैं जो प्राकृतिक बंदरगाह हैं, नेचुरल तरीके से बंदरगाह हैं वो। लेकिन मानव ने कौन सा बंदरगाह नया बनाया है? तो चेन्नई का जो बंदरगाह है वो मानव द्वारा निर्मित बंदरगाह है जो समुद्र के उथले क्षेत्र को काट के बनाया गया है। और प्राकृतिक बंदरगाह ये कैसे होते हैं? ये गहरे पानी में ही जो उथले क्षेत्र होते हैं वहाँ बंदरगाहों का जो निर्माण होता है उसे कहा जाता है प्राकृतिक बंदरगाह। क्लियर। तो कौन सा बंदरगाह है जो प्राकृतिक नहीं है मतलब कृत्रिम है? तो चेन्नई का बंदरगाह कृत्रिम बंदरगाह है। और प्राकृतिक बंदरगाह ये कौन से हैं? गहरे पानी में ही ये सुरक्षित क्षेत्र होते हैं, वहाँ बंदरगाहों का निर्माण किया जाता है, या नेचुरली बंदरगाह होते हैं वो गहरे पानी में ही जो सेफ क्षेत्र होते हैं वो। तो जो नहीं है वो कौन सा है? वो चेन्नई, मानव निर्मित है चेन्नई। धन विधेयक का निर्धारण कौन करता है? जल्दी बता दीजिए, धन विधेयक का निर्धारण कौन करता है? बड़े अच्छे से पढ़ाया धन विधेयक मैंने आपको। धन विधेयक का निर्धारण कौन करता है? मैं बार बार कह रही हूँ, जिन्होंने मैराथन क्लासेस नहीं देखी हैं प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाके वो देख लीजिएगा, उसमें इसी तरह क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए गए हैं आपको। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रही है, आपको चीज़ें समझा के प्रैक्टिस हो रही है, वैसे ही उन मैराथन क्लासेस में प्रैक्टिस करवाई गई है टॉपिक वाइज। पॉलिटी की अलग, हिस्ट्री अलग, ज्योग्राफी अलग, इकोनॉमिक्स अलग, साइंस अलग। इनके टेस्ट भी हैं, साइंस के टेस्ट अलग हैं, सोशल साइंस के टेस्ट अलग हैं। एग्जाम के पहले वो सारी वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा वरना पछताएंगे बाद में। चलिए, धन विधेयक का निर्धारण कौन करता है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्धारण कौन करता है? मैंने बताया था कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्धारण करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। धन विधेयक किस आर्टिकल में आता है? धन विधेयक कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 110 में है। धन विधेयक को ही क्या कहा जाता है? मनी बिल कहा जाता है इसी को।
और संचित निधि से कितना पैसा निकलेगा, भारत सरकार का व्यय है, वो सब धन विधेयक के अंतर्गत ही आता है। संचित निधि से निकलने वाला पैसा, भारत सरकार का व्यय, ये सब धन विधेयक के अंतर्गत आता है। धन विधेयक पेश कहाँ होता है, एक सवाल बहुत पूछा जाता है, तो याद रखिएगा जो धन विधेयक है वो केवल और केवल लोकसभा में ही पेश होता है, राज्यसभा में पेश नहीं होता है। क्या धन विधेयक को राज्यसभा अस्वीकार कर सकती है? नहीं, धन विधेयक को राज्यसभा ना तो संशोधित कर सकती है और ना तो अस्वीकार कर सकती है। 14 दिन के भीतर उसको इस पे अपनी स्वीकृति देना अनिवार्य है। अगर 14 दिन के भीतर स्वीकृति नहीं देती है राज्यसभा तो धन विधेयक अपने आप पारित मान लिया जाता है। क्लियर? तो थोड़ा सा ये याद रखिएगा। तो धन विधेयक का निर्धारण कौन करता है? धन विधेयक, चलिए शुरू से पढ़ते हैं। धन विधेयक क्या है? धन विधेयक को ही मनी बिल कहा जाता है। ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 110 में। धन विधेयक में कौन से मामले आते हैं? संचित निधि से जो व्यय होता है, भारत सरकार का जो व्यय होता है, वो धन विधेयक के अंतर्गत आता है। धन विधेयक, एक सवाल पूछा जाएगा कि धन विधेयक कहाँ पेश होता है, लोकसभा में, राज्यसभा में, लोकसभा या राज्यसभा दोनों में, या केवल लोकसभा में? तो आपको लगा के आना है कि धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में ही पेश होता है, सिर्फ लोकसभा में। ये राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। क्या लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक जब राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा विधेयक को संशोधित कर सकती है? नहीं कर सकती है। अस्वीकार कर सकती है? तो बिल्कुल नहीं कर सकती है। तो ना तो संशोधित कर सकती है और ना तो अस्वीकार कर सकती है। तो संशोधित, राज्यसभा ना तो धन विधेयक को संशोधित कर सकती, ना तो अस्वीकार कर सकती। राज्यसभा को कितने दिन के भीतर धन विधेयक पे स्वीकृति देनी होती है, ये सवाल पूछा जाता है। तो 14 दिन के भीतर राज्यसभा को धन विधेयक पे स्वीकृति देनी अनिवार्य है, नहीं तो अपने आप धन विधेयक पारित हुआ मान लिया जाता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। क्लियर? फिर राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस वायसराय के शासनकाल में रेलवे का विस्तार सबसे ज्यादा हुआ था? बताइए, सरल सा क्वेश्चन है। किस ब्रिटिश वायसराय के शासनकाल में रेलवे का विस्तार सबसे ज्यादा हुआ? रेलवे का विस्तार किस वायसराय के शासनकाल में हुआ? आपके सामने ऑप्शन है डलहौजी, मेयो, कार्नवालिस, लिटन। तो इसको बताने में तो बिल्कुल समय नहीं लगना चाहिए। डलहौजी, डलहौजी के शासनकाल में ही रेलवे, इसे ही क्या कहा जाता है? डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। भारत में पहली बार रेलवे कब चलवाई गई थी? 16 अप्रैल 1853 को। कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई से लेके थाने तक चली थी। कितने किलोमीटर चली थी? 34 किलोमीटर चली थी। छोटे छोटे फैक्ट हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो रेलवे का जनक भारत में किसे कहा जाता है? रेलवे का जनक डलहौजी को कहा जाता है। पहली रेल भारत में 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर चली थी। लॉर्ड मेयो, जो मेयो है, इसके शासनकाल में क्या हुआ था? भारत में जनगणना, पहली जनगणना, भारत की पहली जनगणना 1872, यही मेयो था, इसी के शासनकाल में हुई थी, 1872। कार्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। जब ऑप्शन दिए गए हैं तो पढ़ते हैं ना, क्या दिक्कत है? जब ऑप्शन दिया ही हुआ है तो पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं इसके बारे में। और लिटन, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इसी के शासनकाल में आया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये भी पूछा जाता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के शासनकाल में आया था। तो किस ब्रिटिश वायसराय के शासनकाल में रेलवे का विस्तार सबसे ज़्यादा हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा किसके शासनकाल में हुआ था? डलहौजी। और डलहौजी को ही रेलवे का जनक कहा जाता है। और पहली रेलवे 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच चली। लॉर्ड मेयो, लॉर्ड तो इनके नाम पे कैंसिल ही कर दीजिए, हटाइए। मेयो, मेयो के शासनकाल में क्या हुआ था? मेयो के शासनकाल में पहली जनगणना हुई थी 1872 में। क्लियर? कार्नवालिस क्या कहा जाता है? ऑप्शन में है, जब तो जान लेते हैं। कार्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। लिटन, यही लिटन था जिसके समय वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था 1878 में। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था? ये भारतीय जो प्रेस है, यानी भारतीय समाचार पत्र हैं, उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए आया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। क्योंकि जो भारतीय समाचार पत्र थे वो अंग्रेजों की नीतियों का विरोध करते थे, तो इस वजह से लिटन के शासनकाल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया, जो भारतीय समाचार पत्रिकाओं को, जो भारतीय भाषा में होते थे, उन पर प्रतिबंध लगाया। इसी वजह से रातों रात एक पत्रिका थी अमृत बाजार पत्रिका, उसको वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचाने के लिए उसे रातों रात इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया गया था, क्योंकि वो लोकल लैंग्वेज में थी। तो इसीलिए अमृत बाजार पत्रिका को रातों रात कन्वर्ट किया गया इंग्लिश में। अमृत बाजार पत्रिका के जो संपादक थे वो कौन थे? बताइए, बताया था मैंने ये चीज़ आपको।
अब देखिए तुरंत क्वेश्चन किया, अब आपका दिमाग चलेगा। तो इस तरीके से थोड़ा सा धीरे धीरे पढ़ेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इतना जाना आपने, रेलवे में डलहौजी है सिविल सेवाओं का जनक कार्यवाही से मेयो के कार्यकाल में पहली जनगणना और लिटन के कार्यकाल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्या अर्थ है? कितने अच्छे से बताया था बैलेंस ऑफ पेमेंट। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं अभी नहीं बताऊं आपको, कहूँ कि जाके इकोनॉमिक्स की क्लास देखिए, समझ में आ जाएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? ऑप्शन है सरकार की आय व्यय का लेखा, विदेशों से प्राप्त विदेशों को दिए गए भुगतान, केंद्रीय बैंक का लेखा, मुद्रा आपूर्ति का विश्लेषण। बताइए 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 बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? चलिए, बहुत इतने अच्छे से बताया था मैंने। देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट, दो स्थितियां होती हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की, एक होती है पॉजिटिव और एक होती है नेगेटिव। बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव कब जाएगा? जब हम निर्यात ज़्यादा करेंगे, निर्यात ज़्यादा करेंगे आयात से, तो ये पॉजिटिव जाएगा। और नेगेटिव कब जाएगा? जब हम आयात ज़्यादा करेंगे निर्यात से। कैसे? मान लीजिए आप निर्यात ज़्यादा कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के फॉर्म में आप बाहर ज़्यादा चीज़ें भेज रहे हैं, आप निर्यात ज़्यादा कर रहे हैं तो आपको डॉलर ज़्यादा मिलेगा। जब डॉलर ज़्यादा मिलेगा तो आपकी इनकम बढ़ेगी या घटेगी? आपकी जो आय है वो बढ़ेगी या घटेगी? किसी भी देश की आय बढ़ेगी, क्योंकि निर्यात ज़्यादा हो रहा है, भारत से चीज़ें बाहर ज़्यादा जा रही हैं। भारत से जब निर्यात हो रही हैं चीज़ें तो भारत को पैसा ज़्यादा मिल रहा है, तो भारत की आय बढ़ रही है। लेकिन यहीं भारत आयात ज़्यादा कर रहा है, मतलब बाहर से चीज़ें मंगवा रहा है। कैसे? अब हेलीकॉप्टर्स मंगवाने हैं फ्रांस से, मान लीजिए रशिया से हमें हथियार मंगवाने हैं, बाहर से हमें सऊदी, जो मध्य एशिया के जो क्षेत्र हैं वहाँ से ऑयल मंगवाना है। तो हम अगर चीज़ें मंगवा रहे हैं तो हमको पे भी तो करना पड़ेगा, पैसे भी तो देने पड़ेंगे। हथियार फ्री में दे देगा रशिया कि जो मध्य एशिया के देश तेल फ्री में दे देंगे? आपको नहीं देंगे, पैसे लेंगे वो। तो जो आयात में क्या लगेगा? डॉलर यहाँ से हमें देना पड़ेगा। जब डॉलर देना पड़ेगा तो जो हमारी आय है वो नहीं होगी, हमारी आय कम होगी। तो सीधी सी बात बताइए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट आयात और निर्यात का अंतर है, मतलब विदेशों से प्राप्त हमें कितना हो रहा है, विदेशों से कितना प्राप्त हो रहा है, और विदेशों को दिया कितना जा रहा है। ये विदेशों को दिया कितना जा रहा है, इसके ही भुगतान का लेखा है और उसे क्या कहा जाता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट। और इसके लिए आधा घंटा का लेक्चर दिया था बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए इकोनॉमिक्स की मैराथन क्लास में। टेस्ट में भी बताया है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। थोड़ा सा मैं, अगर सवाल आ जाए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव किस स्थिति में होता है, इस तरह भी सवाल पूछे जाते हैं, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव तब होता है जब कोई देश निर्यात ज़्यादा करता है, भारत से चीज़ें बाहर ज़्यादा जाएंगी, हम ज़्यादा चीज़ें बाहर करेंगे तो हमें पैसे मिलेंगे उसके, जब हमें पैसे मिलेंगे तो भारत की आय बढ़ेगी। तो बेसिकली जो आय और व्यय, भारत को जितना आय और व्यय में जो भी अंतर होता है उसी को क्या कहा जाता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव तब होगा जब हम निर्यात ज़्यादा करेंगे, बाहर चीज़ें ज़्यादा भेजेंगे। जब हमारे देश से बाहर चीज़ें जाएंगी, मान लीजिए रशिया को हम गेहूं दे रहे हैं तो रशिया उसके बदले हमें डॉलर दे रहा है, तो हमारी आय बढ़ रही है। लेकिन यदि हम निर्यात नहीं कर रहे हैं, आयात ज़्यादा कर रहे हैं, मंगवा बाहर से चीज़ें ज़्यादा रहे हैं, तो रशिया हमें हथियार देगा तो फ्री में तो देगा नहीं, हमें उसे पैसे देने पड़ेंगे, तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव में जाएगा। तो जब हमारी आय ज़्यादा होती है, इनकम ज़्यादा होती है, या हम निर्यात ज़्यादा करते हैं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव जाता है, और जब हम आयात ज़्यादा करते हैं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव जाता है। तो ये सवाल पूछा जाता है कि जब बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव जा रहा है तो निर्यात ज़्यादा हो रहा है कि कम? तो आप लगा के आएंगे निर्यात ज़्यादा हो रहा है। ये ऐसा सवाल आया था, मुझे याद नहीं है किस एग्जाम में, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव है आपका तो आप निर्यात ज़्यादा करेंगे या कम करेंगे? निर्यात ज़्यादा करेंगे, आयात ज़्यादा करेंगे, निर्यात कम करेंगे, ऐसे सवाल आया था। तो आप वहाँ पे लोगों को लगाना था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट यदि पॉजिटिव है, मतलब हम निर्यात ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, लोग जो उन्होंने समझा है, रटने वालों का कोई स्थान नहीं है यहाँ। जिन्होंने समझा है कि अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव है तो निर्यात ज़्यादा होगा, तभी तो निर्यात ज़्यादा करेंगे तो डॉलर कमाएंगे, डॉलर कमाएंगे तो इनकम बढ़ेगी, तो फिर उन्हें ये रटने की ज़रूरत ही नहीं है, वो आसानी से लगा के आ जाएंगे। और ये इसी तरह पढ़ाई गई है इकोनॉमिक्स आपको। तो विदेशों से प्राप्त, ये विदेशों से प्राप्त हो रहा है और विदेशों को दिया गया, ये दिया जा रहा है, इसके बीच का ही जो लेखा होता है वही कहलाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, एक निश्चित समय अवधि में कोई देश जितना बाहर से चीज़ें मंगवा रहा है या बाहर चीज़ें भेज रहा है उसका अंतर ही बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है। नीलगिरी पर्वतमाला किन 3 राज्यों पर स्थित है? बता दीजिए जल्दी से।
नीलगिरी पर्वतमाला किन 3 राज्यों की सीमाओं पर है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, गोवा, तमिलनाडु। आधा सेकंड का समय दे रही हूँ मैं, बताइए नीलगिरी पर्वत श्रृंखला कहाँ है? नीलगिरी पर्वत श्रृंखला तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल यहाँ पे है। इन तीनों राज्यों की सीमाओं पर स्थित है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बताइए? नीलगिरी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेट्टा। डोडा बेट्टा पूछा जाता है कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेट्टा। और नीलगिरी पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? तो पश्चिमी घाट में स्थित है। मान लीजिए पूछ लिया पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी। देखिए रिवीजन चल रहा है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कोशिश करूंगी आपको बताने की, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट कोशिश करूंगी कि आपको चीज़ें बता सकूं मैं। क्लियर? तो बताइए पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी। अनाईमुडी पूछ लेगा पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। अनाईमुडी कहाँ स्थित है? केरल में है, और ये केरल की भी सबसे ऊंची चोटी है। और यहीं डोडा बेट्टा के पास ही ऊटी है। ऊटी क्या है? हिल स्टेशन है, तमिलनाडु में स्थित है। क्लियर? तो जो नीलगिरी पर्वत श्रृंखला है वो किन 3 राज्यों की सीमाओं पर है? तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल। पहले तो ये याद रखना है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा, नीलगिरी की, तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेट्टा। याद रखिएगा नीलगिरी की है ये, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा। नीलगिरी कहाँ स्थित है? पश्चिमी घाट में स्थित है। तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी। और अनाईमुडी कहाँ स्थित है? केरल में। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। WTO विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य क्या है? WTO क्या काम करता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करता है ये बताइए? WTO क्या काम करता है? मुद्रा छापता है, व्यापार बाधाओं को बढ़ाता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियम बनाता है, विवाद सुलझाता है, आयात निर्यात टैक्स लगाता है। बताइए जल्दी बता दीजिए WTO क्या काम करता है? जल्दी बताइए। देखिए WTO की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 को। इसका हेड ऑफिस कहाँ है? ये सवाल पूछे जाते हैं छोटे छोटे। जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। WTO की स्थापना इसलिए की गई थी क्योंकि वैश्विक लेवल पे मान लीजिए कोई व्यापार में बाधाएं आती हैं, उनका निपटान कहाँ होगा? मान लीजिए रशिया ने कहा कि हम USA से आने वाला जो सामान है उस पर हम 90% टैक्स लगाएंगे। अभी टैक्सेशन इश्यूज चल रहे थे, उसमें WTO का मुद्दा भी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा। ट्रंप ने भारत पे टैरिफ लगाया, ट्रंप ने चाइना पर टैरिफ लगाया, वो तो कुछ भी करते हैं। तो अगर वो ये चीज़ें कर रहे हैं तो वहाँ WTO की प्रासंगिकता थोड़ा प्रासंगिक हो जाती है, और आपके एग्जाम में आने के लिए भी प्रासंगिकता हो जाती है इस क्वेश्चन की। तो WTO इंपॉर्टेंट हो जाता है। WTO क्या करता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियम बनाता है और विवाद सुलझाता है। जैसे चाइना और अमेरिका के बीच मान लीजिए विवाद हुआ कि वो बोल रहा है चाइना कि हम तुम्हारे ऊपर 20% लगाएंगे, तो अमेरिका कह रहा है हम तुम्हारे ऊपर 90% लगाएंगे। तो इस तरह की विवादों को सुलझाने का काम WTO का हो जाता है। व्यापार के नियम बनाना कि कैसे व्यापार होगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, कौन देश कितने % का ही टैरिफ लगा सकता है, कौन % कितनी आयात शुल्क लगा सकता है, कितना सीमा शुल्क लगा सकता है, वो सब जो नियम बनते हैं व्यापार के वो WTO ही बनाता है। और सभी तरह के विवादों का निपटारा WTO में ही होता है। तो अभी ये प्रासंगिक रहा है चर्चा में, तो इस वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि WTO की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1995। इसका हेड ऑफिस कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। और ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियम बनाता है और विवाद सुलझाता है। कितने मेंबर्स हैं WTO में बताइए? मैंने जब बहुत पहले पढ़ा था 164 थे, बढ़ गए हैं क्या बताइएगा? WTO में कितने मेंबर्स हो गए हैं आप? बालाघाट भारत के किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है बताइए? मध्य प्रदेश में बालाघाट है, किसके लिए प्रसिद्ध है? आप ही का स्टेट है, बताइए बालाघाट किसके लिए प्रसिद्ध है? बॉक्साइड, मैग्नीज, अभ्रक, यूरेनियम। बताइए। आप सबको पता है बालाघाट 2 खनिजों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। पहला तांबा, और तांबा का क्या है? तांबा के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? मलाज खंड। मलाज खंड में तांबे की खुली हुई खदानें हैं पूरी। और दूसरा मैग्नीज। तो इन 2 खनिजों के लिए बालाघाट बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा।
कि बालाघाट भारत में किस खनिज संसाधन के लिए प्रसिद्ध है, तो पहला तो तांबा है। तांबे के लिए कौन सा जगह है बालाघाट में, मलाज खंड, यहाँ तांबे की खुली खदानें हैं। और दूसरा मैग्नीज, तो यहाँ कहाँ तांबा है क्या, नहीं है, मैग्नीज है, तो राइट आंसर विल बी मैग्नीज, राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीज के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। और एशिया की सबसे बड़ी खुली तांबे की खदानें यही हैं मलाज खंड में, तांबे के लिए फेमस है। दूसरे जो खनिज दिए गए हैं इनके बारे में भी जान लीजिए। बॉक्साइट के लिए भारत में सबसे ज़्यादा फेमस है उड़ीसा, बॉक्साइट के लिए सबसे ज़्यादा भारत में उड़ीसा फेमस है। मैग्नीज के लिए जान ही लिया बालाघाट। अभ्रक के लिए फेमस है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। यूरेनियम के लिए है झारखंड और आंध्र प्रदेश, झारखंड और आंध्र प्रदेश। यहाँ कुडुपू जिला करके कोई है, वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है यूरेनियम के लिए। तो क्या जाना आपने, बालाघाट किसके लिए प्रसिद्ध है, तांबे और मैग्नीज के लिए। तांबे के लिए बालाघाट का कौन सा क्षेत्र है, मलाज खंड। मलाज खंड में एशिया की सबसे ज़्यादा खुली तांबे की खदानें हैं। बॉक्साइट के लिए उड़ीसा, अभ्रक के लिए आंध्र प्रदेश, यूरेनियम के लिए आंध्र प्रदेश और झारखंड, ठीक है। और यूरेनियम के लिए आंध्र प्रदेश का वो कडपा जिला है कोई वहाँ पे, वो बहुत ज़्यादा फेमस है इसके लिए। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, जब पढ़ ही रहे हैं सारे खनिज तो थोड़ा जान लेते हैं ना। किसके पूछ लेगा कि भारत में बॉक्साइट के लिए फेमस राज्य कौन सा है, क्या लगा के आएंगे आप, उड़ीसा बॉक्साइट के लिए। भारत में अभ्रक कहाँ मिलता है सबसे ज़्यादा, आंध्र प्रदेश। यूरेनियम झारखंड, आंध्र प्रदेश। भारत में सबसे ज़्यादा तांबा के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, बालाघाट मध्य प्रदेश, मलाज खंड एरिया तांबे के लिए बालाघाट का। और एशिया की सबसे ज़्यादा खुली तांबे की खदानें मलाज खंड में, क्लियर। और मैग्नीज, तो ऑप्शन में मैग्नीज था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीज, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, बताइए। भारत में कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, बहुत सरल सवाल है। कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, बताइए। कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, और यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया हुआ है। चलिए मैं एक ऑप्शन यहाँ लिख देती हूँ। भारत में कर्क रेखा को कौन सी नदी काटती है 2 बार, चलिए। तो भारत को मैं यहाँ पे अपने स्वयं की इच्छा से मैं यहाँ पे एक ऑप्शन रख देती हूँ ये। अब बता दीजिए भारत में कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है। तो देखिए भारत में कर्क रेखा को जो 2 बार नदी काटती है वो है माही नदी। कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, माही नदी काटती है। कहा है ना 2 बार काट रही है, 2 बार कौन सी नदी, कर्क रेखा को। तो कर्क रेखा को 2 बार काटने का काम करती है माही। अब यहाँ तीनों रेखाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं, कर्क भी, कर्क रेखा, क्योंकि एक नदी ऐसी है जो कर्क रेखा को भी 2 बार काटती है, एक नदी ऐसी है जो मकर रेखा को भी 2 बार काटती है, और एक तो नदी ऐसी है जो भूमध्य रेखा को भी 2 बार काटती है। तो सवाल ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं, तो ये तीनों जान लेते हैं। देखिए कर्क रेखा को जो 2 बार काटती है वो है माही नदी, और वो कहाँ है, अपने भारत में, क्लियर। मकर रेखा को जो 2 बार काटने का काम करती है वो है लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी ये कहाँ है, ये अफ्रीका में है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। भूमध्य रेखा को जो 2 बार काटने का काम करती है, बताइए भूमध्य रेखा को 2 बार काटने का काम कौन करती है। मेरा आपसे सवाल है कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटने का काम कौन करती है। तो भूमध्य रेखा को 2 बार काटने का काम करती है कांगो नदी, और ये कांगो नदी भी अफ्रीका में कॉन्टिनेंट में है। तो जब पढ़ ही रहे हैं तीनों पढ़ लीजिए। यहाँ पे करके पूछा है, क्या पता आपके एग्जाम में मकर रेखा पूछ ले, यहाँ पे कर्क रेखा पूछा है, क्या पता भूमध्य रेखा पूछ ले। तो थोड़ा सा याद रखिएगा, पूछा था कि कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, तो कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, माही नदी काटती है, ठीक है आपने पढ़ लिया। लेकिन मकर रेखा और भूमध्य रेखा भी तो हैं, तो मकर रेखा को 2 बार कौन सी काटती है, लिम्पोपो नदी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है जो, और भूमध्य रेखा को कांगो नदी काटती है, वो भी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। कर्क रेखा कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश पे स्थित है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे स्थित है। एक चीज, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और ये 8 राज्यों के नाम याद रख लीजिएगा, क्योंकि पूछा जाता है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होके नहीं गुजरती है। तो ये 8 राज्य बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। इन 8 राज्यों के मैं नाम लिख देती हूँ। पहला तो आपका मध्य प्रदेश ही है, दूसरा छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, गुजरात है, राजस्थान है, त्रिपुरा है और मिजोरम है।
त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कहाँ से नहीं गुजरती कर्क रेखा। तो जब 8 पता होंगे तब तो बता पाएंगे कि कहाँ से नहीं गुजरती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, गुजरात, राजस्थान, त्रिपुरा और 8वां है मिजोरम। तो याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश के कितने ज़िलों से होकर गुजरती है? तो मध्य प्रदेश के एमपी के कितने ज़िलों से होकर गुजरती है कर्क रेखा? ये भी पूछ सकता है। एमपी के 14 जिलों से होकर गुजरती। क्लियर? तो भारत में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी, मकर रेखा को लिम्पोपो नदी, भूमध्य रेखा को कांगो नदी, अफ्रीका। और कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। मैंने उन 8 राज्यों के नाम भी लिख दिए। और मध्य प्रदेश के कितने ज़िलों से होकर गुजरती है? 14 जिलों से होकर गुजरती। इसलिए बार बार कहती हूँ कि पढ़ाने और पढ़ने में अंतर होता है। अंतर ये होता है कि हम कैसे चीज़ें पढ़ रहे हैं और सामने वाला कैसे चीज़ें पढ़ा रहा है। जब कर्क रेखा के बारे में जानकारी है तो वहाँ पे उसके बारे में सारी चीज़ें जानिए ना। क्यों अलग अलग पढ़ना है? क्यों अलग अलग जाके आपको देखना ही है चीज़ें? एक ही जगह पढ़िए, वो सबसे सही तरीका है। एक जगह चीज़ें पढ़ेंगे तो बार बार पढ़ना नहीं पड़ेगा अलग अलग, कन्फ्यूज़न नहीं होता ऐसे पढ़ने में। एक जगह आपने चीज़ें पढ़ ली, अब बार बार कन्फ्यूज़न नहीं होगा। कर्क रेखा के बारे में सारी चीज़ें आपको एक जगह मिल गई, एक जगह प्रोवाइड हो गई। जब एक जगह सारी चीज़ें मिल गई हैं तो आप अलग अलग क्यों पढ़ने जाएंगे? बुनियादी ढांचा बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत पहली बार मान्यता किस केस में मिली थी? बेसिक स्ट्रक्चर के जो सिद्धांत है उसको पहली बार मान्यता कब मिली थी? केशवानंद भारती मामले में, गोलकनाथ मामले में, मिनरवा मिल, शंकर प्रसाद। बताइए, जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत है या बुनियादी ढांचे का सिद्धांत है। बुनियादी ढांचे का सिद्धांत क्या कहता है कि देखिए, संसद संविधान में परिवर्तन कर सकती है। बुनियादी ढांचे का सिद्धांत कहता है कि जो संसद है, भारतीय संसद है, वो संविधान में परिवर्तन कर सकती है। संविधान में परिवर्तन कर सकती है बशर्ते मूल ढांचा नष्ट ना हो। मूल ढांचा मतलब जो संविधान की भावना, मूल ढांचा नष्ट ना हो, मूल ढांचा नष्ट ना हो। और ये किसमें बात की गई थी कि संसद संविधान में परिवर्तन तो कर सकती है लेकिन किस शर्त के साथ कि संविधान का मूल ढांचा नष्ट ना हो। और ये बात की गई थी केशवानंद भारती वाद में 1973। और यही दिया गया था बुनियादी ढांचे का सिद्धांत कि भारतीय संविधान की मूल भावना वो नष्ट नहीं होना चाहिए, बाकी संसद संविधान में परिवर्तन बिल्कुल कर सकती है। अब मूल भावना क्या है संविधान की? मूल ढांचा क्या है? मूल ढांचे में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। जैसे देखिए, क्या कहा जाता है? कानून, विधि का शासन, कानून का शासन, कानून का शासन। ये जो कानून का शासन है वो भी मूल भावना है संविधान की। हमारे भारत में धर्मनिरपेक्षता है, धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है कि हमारे लिए सभी धर्म समान हैं, ये भी मूल भावना है संविधान की। तो बेसिकली बोला गया केशवानंद भारतीवाद में कि जो भारत की संसद है वो संविधान में परिवर्तन कर सकती है, लेकिन किस शर्त के साथ कि संविधान की जो मूल भावना है, जैसे हमने धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत अपनाया है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का, कानून के शासन का, तो ये मूल भावना संविधान की नष्ट ना हो, बाकी संसद संविधान में परिवर्तन कर सकती है। तो ये वाद किसमें आया था? ये केशवानंद भारतीवाद में ये आया। क्लियर? जैसे स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान है, वो भी संसद, ये संविधान का मूल ढांचा है। स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, तो ये वाद आया था केशवानंद भारतीवाद में कि संसद संविधान में बेसिक परिवर्तन बिल्कुल करे लेकिन संविधान की मूल भावना को नष्ट नहीं करना चाहिए। उस परिवर्तन में संविधान की मूल भावना में है जैसे कानून का शासन है, धर्मनिरपेक्षता की भावना है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, ये सारी चीजें। क्लियर? तो राइट आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती विवाद। राज्यों के बीच जल विवाद का निपटारा कौन करता है? राज्यों के बीच जल विवाद का निपटारा कौन करता है? बताइए, ऑप्शन है आप सभी के सामने। राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, संसद, जल विवाद न्यायाधिकरण। भारत के बीच जल विवाद का निपटारा कौन करता है? बता दीजिए जल्दी से, कौन करता है जल विवाद का निपटारा? तो भारत के राज्यों के बीच जो जल विवाद है, मान लीजिए 2 राज्यों के बीच जल का विवाद है। कर्नाटक कह रहा है कि हम इतना पानी लेंगे, तमिलनाडु कह रहा है हम इतना पानी लेंगे, फिर किसी नदी का, तो कैसे विवाद निपटता है? तो उसके लिए जल विवाद न्यायाधिकरण बनाया जाता है। और ये किसके अंतर्गत बनाया जाता है? आर्टिकल 262 के अंतर्गत। जो सेंटर होता है, जो केंद्र सरकार होती है, वो क्या करती है? अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद बंटवारे के लिए एक ट्रिब्यूनल का निर्माण करती है। तो कौन ट्रिब्यूनल का निर्माण कर रहा है? केंद्र सरकार।
तो केंद्र सरकार एक ट्रिब्यूनल बनाती है और उसके अंतर्गत इसका नदी जल दो राज्यों के बीच इसके विवाद का निपटारा होता है। तो आर्टिकल 262 और अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956, तो किसके किसके अंतर्गत? आर्टिकल 262 और अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1962। लिख दूं मैं? चलिए लिख देती हूँ। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956। विवाद चाहे पड़ोसियों का हो, आपस में जहाँ घर होते हैं, या पानी का ही क्यों ना हो, विवाद होते ही होते हैं। दो राज्यों के बीच ही हो रहे हैं। तो राज्यों के बीच जल विवाद का निपटारा कौन करता है? राज्यों के बीच जल विवाद का निपटारा अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 और आर्टिकल 262 इसके अंतर्गत किए जाते हैं। और कौन ट्रिब्यूनल का निर्माण करता है? केंद्र सरकार ट्रिब्यूनल का निर्माण करती है। और ट्रिब्यूनल क्या करती है? ट्रिब्यूनल का निर्णय ही इसमें अंतिम माना जाता है। तो राज्यों के बीच नदी जल का विवाद का निपटारा कौन करता है? आर्टिकल 262 और अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 के अंतर्गत कौन ट्रिब्यूनल बनाने का काम करती है? सेंट्रल। तो पूछ सकता है कि ट्रिब्यूनल का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, भारत की संसद। तो नदी जल विवाद के निपटारे के लिए जो ट्रिब्यूनल का निर्माण है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। किसके अंतर्गत? आर्टिकल 262 और अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 के अंतर्गत। पूछ लेगा अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद किस आर्टिकल के अंतर्गत है? तो आर्टिकल 262 के अंतर्गत ये सॉल्व किए जाते हैं। और अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 के तहत सॉल्व किए जाते हैं। ट्रिब्यूनल का निर्माण कौन करता है विवाद के निपटारे के लिए? केंद्र सरकार करती है। और इसी ट्रिब्यूनल का निर्णय ही अंतिम माना जाता है। ये ट्रिब्यूनल जो निर्णय दे देगी वही निर्णय अंतिम होगा। तो दो राज्यों के बीच नदी जल विवाद का निर्धारण कौन करता है? जल विवाद न्यायाधिकरण यानी कि ट्रिब्यूनल। और उसका निर्माण सेंट्रल गवर्नमेंट करती है आर्टिकल 262 और अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 के अंतर्गत। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपकी ये आज सोशल साइंस का सेशन समाप्त होता है। बहुत अच्छा सेशन था, मुझे भी पढ़ा के बड़ा आनंद आया। आप सबको भी मैं आशा करती हूँ कि बहुत अच्छे सेशंस लगे होंगे। कल आप जिसकी क्लास कहेंगे साइंस, क्योंकि आज सोशल साइंस आ गई है, कल साइंस की क्लास आएगी। ऐसे ही पढ़ते रहिए, सिलेक्शन होगा। और मैं बिल्कुल ये कह रही हूँ कि जिन्होंने क्लासेस नहीं देखी हैं, प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाके मैराथन देख लीजिएगा। मुझे कुछ नहीं मिल जाएगा, फ्री की ही क्लासेस हैं, जाके आप देखिएगा तो आपके एग्ज़ाम के लिए थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाएंगी। इस वीडियो को उन तक शेयर कर दीजिएगा जो बेचारे नहीं हैं, उनके पास ऐसा कोई आधार नहीं है कि वो पेड कोर्सेज ले सकें। जो हाइप क्रिएट की जाती है पेड कोर्सेज जो आपको सिलेक्शन दिलवा ही देंगे, तो उन तक पहुंचने की उनकी रीच नहीं होती है। तो ये वीडियो उन तक शेयर कर दीजिएगा, उनकी भी मदद हो जाएगी। और इंस्टाग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो देख लीजिएगा। वो चैनल भी पूरा एजुकेशनल है, इंस्टाग्राम वाला भी। टेलीग्राम वाला भी ज्वाइन करना चाहें आप कर सकते हैं। वीडियो का नोटिफिकेशन जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसका आपको तब मिलेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, तो कर लीजिएगा। और मिलते हैं अगले ही वीडियो में। ऐसे ही पढ़ते रहिए और खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।